नमस्कार। हमारे जिस अगस्त महीने की इकोनॉमी मार्केट्स के ऊपर वेबिनार पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे आपने देखा है स्क्रीन पे दिख रहा है शायद कि हम इस बार ध्यान देंगे जो हेडविंड और टेलविंड जो इकोनॉमी को और मार्केट को अफेक्ट कर रही है। हेडविंड क्या होता है? जो ऑपोजिट वाली फोर्सेस होती है जो इकोनॉमी को या मार्केट को बढ़ने से रोक रही है, और टेलविंड होता है जो धक्का दे रही है कि आगे बढ़ो। राइट, ये दोनों की लड़ाई चल रही है। आपको पता है कि एक तरफ इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही है मगर फिर भी मार्केट आगे बढ़ रहा है। तो इस हालत में हम दो तीन भाग में आज की डिस्कशन को हैंडल करेंगे जैसे हमारी नॉर्मल स्टाइल है। तो पहले हम ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देंगे। तो ग्लोबल इकोनॉमी में पिछले बार की वेबिनार से टेक ऑफ करेंगे। तो कोविड में रिस्पांस क्या रहा था कि पहले सेंट्रल बैंकों ने भयंकर रेट कट किया और उसके साथ नोट शॉप का भी प्रोग्राम चलाया। तो यहाँ पे देख लीजिए करीबन 2% के लेवल से 0.23 लेवल के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स ओवरऑल वेटेड एवरेज रेट गिर गई थी। तो सस्ता पैसा मिलने लगा लोगों को। एट द सेम टाइम सेंट्रल बैंकों ने अपने बैलेंस शीट करीबन 30% बढ़ा दिया था। तो भयंकर पैसा भी फेंका इस कोविड क्राइसिस के ऊपर उसको सॉल्व करने की कोशिश करने में। उसके साथ गवर्नमेंटों ने भी मैसिव फिस्कल स्टिमुलस, कितना, करीबन वर्ल्ड जीडीपी के 4% हमने फेंका है इस क्राइसिस के ऊपर। कहाँ फेंका है इसको फेंका है सप्लाई साइड में, क्योंकि सप्लाई साइड में होता है जॉब रिटेंशन वाली स्कीम्स या बिजनेस के लोन या अनएम्प्लॉयमेंट की इंश्योरेंस। क्योंकि कोरोना वायरस क्राइसिस ने क्या किया, सप्लाई साइड पे ज्यादा उसका असर दिखा, क्योंकि लोग कुछ नहीं कर पाए, काम नहीं कर पा रहे थे, घर से बैठ रहे थे, लॉकडाउन भी हो रहा था। तो सप्लाई में भयंकर गिरावट आई, तो उसको बूस्ट करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की कोशिश। तो ऐसी चीज में रिजल्ट क्या रही, पोस्ट कोविड वर्ल्ड कैसे दिख रहा है? तो बहुत से ग्रीन शूट्स सामने दिख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। जैसे मैं बताऊं आपको कि देखिए, मोबाइल फोन से जो ट्रैवलिंग करते वक्त गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं एप्पल मोबिलिटी ट्रेंड्स। देखिए कैसे मार्च में और अप्रैल में गिरावट के बाद अभी धीरे धीरे अमेरिका में सही, जर्मनी में सही, ब्राजील, फ्रांस, इटली, रशिया, सभी में आप देख रहे हैं एक बड़ा आ रही है, यानी नॉर्मल सी की रिटर्न आप देख रहे हैं। वैसे सेम चीज में ये था ट्रांसिट वाला चीज। राइट, पहला था ड्राइविंग वाला चीज और ये था ट्रांसिट वाला चीज। और तीसरी चीज है फ्लाइट से, एयरलाइन की। वहां पे उतना जबरदस्त बढ़त अभी नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ ये डाला है कि इंटर कंट्री ट्रैवल में किसी ने अलाउ नहीं किया। फिर भी आप देखिए धीरे धीरे फ्लाइट बुकिंग्स भी बढ़ रही है। और रेस्टोरेंट, बाहर जाके अभी लॉकडाउन की लिफ्ट होने के बाद बाहर जाके लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की बुकिंग भी करा रहे हैं। तो वो भी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके साथ कंज्यूमर का सेंटिमेंट जो है, ये अमेरिका वाली नंबर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में सभी जगह में आप देख रहे हैं धीरे धीरे कंज्यूमर की सेंटिमेंट, खरीदारी करने की सेंटिमेंट बढ़ रही है। तो इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी वो तो और भी शार्प आपको वी शेप दिखेगा। ये भी कई स्टेट्स जो अमेरिका के अंदर है उनके मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की रिजल्ट है। क्लियर कट आपको एक वी शेप रिकवरी उधर भी दिख रहा है। तो ऐसी हालत में मैन्युफैक्चरिंग का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो होता है वो होता है पीएमआई, परचेस मैनेजर इंडेक्स। तो देखिए जिसने भयंकर एकदम 35% लेवल तक गिर गई थी अप्रैल में, वो अभी बढ़कर 50 से बेहतर। आपको पता है ना कि 50 से ज्यादा जाने से एक रिसेशन से बाहर आने वाली इंडिकेटर सामने दिखती है। यह है अमेरिका और यूरोजोन में हालत वही है। तो अमेरिका और यूरोप दोनों में आपको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बढ़त दिख रही है। और एट द सेम टाइम अमेरिका में एक खास चीज जो है, लोग कितना खर्चा करने के लिए बोरो करते हैं बैंकों से। तो देखिए यूएस डेट टू जीडीपी 2007-8 जब वो क्राइसिस चल रही तो करीबन 97% ऑफ द जीडीपी टोटल हाउस होल्ड डेट था। तो आज वो 74% के लेवल पे है, यानी एडिक्वेट रूम है कि लोग अगर चाहिए तो कुछ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, क्या कुछ बोरोइंग, पर्सनल लोन को लेकर अपनी खरीदारी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेशन ऑफ वीक के लिए एक सपोर्ट वाली चीज है। और पिछले क्राइसिस में आपने देखा तो क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो पीला वाला लाइन दिख रहा है आपको, वो गिरने में वक्त लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होने में। फिर भी आप देखिए वहां पे कंजम्पशन की बढ़त हो गई थी। यानी अनएम्प्लॉयमेंट लोअर एंड ऑफ द वर्कफोर्स को ही अफेक्ट करता है, बट हायर एंड में अनएम्प्लॉयमेंट लोअर है फिर भी वो कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। तो ये और एक रीजन है कि मार्केट एक वी शेप रिकवरी एक्सपेक्टेशन कर रही है। तो इसके साथ चीन के ऊपर थोड़ा ध्यान दें हम, क्योंकि चीन में
इफेक्ट पहले आया था कोरोना का और रिकवरी भी पहले आई थी। तो चीन की बात करें तो देखिए वहां पर तो एकदम जबरदस्त वी शेप रिकवरी आपको सामने दिख रही है। कई इंडिकेटर्स हमने बताए यहाँ पर, देख लीजिए, सीमेंट शिपमेंट, प्रॉपर्टी सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, डोमेस्टिक फ्लाइट, सब में आपको अलग अलग तरीके के मगर सभी वी शेप वाली रिकवरी चीन में दिख रही है। और वहां पे सर्विसेज सेक्टर में भी देखिए हरा निशान में बहुत से सेक्टर्स आ चुके हैं, क्योंकि जो डाउन ट्रेंड था उससे अभी बाहर निकल रही है चीन जबरदस्त तेजी से। तो वहां पे भी आप देखिए कि फरवरी में ही जो उनके ऊपर असर पड़ा था कोरोना वायरस का, वहां से 52 के ऊपर पहुंचते स्टेडी 50 के ऊपर पीएमआई रहा है ना। चाइना इज द फास्टेस्ट टू रिकवर। तो इस हालत में ओवरऑल एक वर्ल्ड में एक वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद है, और वैक्सीन और क्योर अगर कुछ सफल हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो वे और भी जबरदस्त तरीके से बढ़ सकते। ऐसी हालत में ये तीनों जो इफेक्ट्स उन्होंने ट्राई किया है, रेट एक्शन, मॉनेटरी, उसका रिजल्ट वी शेप्ड है। और वी शेप माने नंबर में आप देखें कि वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ इस साल करीबन -5%, 4.9% तक गिरने की उम्मीद है पूरे रिसेशन में, मगर अगले ही साल करीबन 5.5% की जीडीपी की बढ़त की उम्मीद है। तो वी शेप रिकवरी आपको क्लियर कट दिख रहा है। एडवांस्ड इकोनॉमी की गिरावट बहुत ज्यादा था और बढ़त उतना नहीं होने वाला है, मगर गिरावट भी कम रही है, बेहतर दिखने वाला है। तो एडवांस कंट्रीज के अंदर आप देखिए ज्यादातर वी शेप रिकवरी की उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर यूएस का -8% गिरावट इस साल, यूरो का 10% और यूके का 10%। बट अगले साल में किसकी रिकवरी बेहतर होने वाली है? यूरो और यूके। यूएस उसके बाद 4.5%। तो ये है वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन। और इमर्जिंग देश के अंदर देखें आप तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट का -3 इस साल और 5.9 नेक्स्ट ईयर। तो उसको ड्राइव करने वाले दो देश है, एक है चाइना जहाँ पे गिरावट आज कम है, खाली 1% पॉजिटिव है इस साल, मगर अगले साल 8% जीडीपी की बाउंस बैक की उम्मीद है चीन में। और इंडिया में बात है कि इस साल 4.5% की गिरावट और अगले साल 6% की बढ़त, यानी ओवरऑल वर्ल्ड ग्रोथ रेट से बेहतर ग्रोथ हमारे देश में भी दिखने वाली है। तो ऐसी हालत में जो वी का डेमोन्स्ट्रेशन में ग्राफ के थ्रू आपको दिखाना चाह रहा था, देख लीजिए यहाँ पर। और इसका एक जो जबरदस्त इंडिकेटर होता है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, ये होता है कि शिपिंग कंपनियों की शिप को बुक करने वाली रेट। और शिप को कब बुकिंग करते हैं हम? 3 महीने या 6 महीने के बाद अगर हमें गाड़ी या तेल या कुछ शिप के जरिए भेजना है तो बुकिंग आज होता है। तो एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को जज करने के लिए यह बहुत बढ़िया एक इंडिकेटर होता है। तो इस इंडिकेटर में देखिए कोविड के पहले ये 1090 पे था, 1090, और क्राइसिस के बाद गिरा एकदम 600, यानी 40% की गिरावट। अब देखिए 600 से करीबन दुगना हो चुका है, यानी वी शेप रिकवरी सामने आपको दिख रही है। मगर एक कॉशन यहाँ पर, एक महीने वाला इस इंडिकेटर का रिटर्न -25% हुआ है, यानी थोड़ी एक स्लो डाउन, यानी एक टेम्परिंग ऑफ द वी सामने दिख रहा है। तो ये भी याद रखना चाहिए तो इनिशियल जो उम्मीद थी बढ़त की, वो अभी थोड़ी उतनी जबरदस्त नहीं दिख रही है वर्ल्ड ट्रेड में, राइट। तो नेचुरली स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के ऊपर ध्यान दे तो रिस्क रिटर्न हो रहा है, क्योंकि फ्लो भी इकोनॉमिक वी शेप रिकवरी को फॉलो करती है। तो नेचुरली जब कोरोना वायरस का असर आया था तो एकदम से म्यूचुअल फंड और ईटीएफ यानी फॉरेन में आपने देखा कि जबरदस्त गिरावट हर क्राइसिस में उधर से आउटफ्लो होती है, और इस क्राइसिस में भी वही हुआ था। सेकेंड चीज, पैसा कहां पे जाके टिका? इक्विटी से निकला तो कैश में जाके बैठा। करेक्ट, करीबन $3.5 ट्रिलियन आज कैश और मनी मार्केट फंड जीरो इंटरेस्ट रेट क्षेत्र में बैठे हुए हैं, राइट। तो इसका अभी एडवांटेज क्या है कि ये वी शेप रिकवरी में इस 3.5-3 ट्रिलियन से करीबन $2 ट्रिलियन हम समझते हैं एक लॉन्ग टर्म एवरेज में इक्विटीज में वापस आ सकती है। और इसको सपोर्ट करने वाली चीज ये भी है कि ये म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की जो आउटफ्लो होती है, नीचे मैंने लाल में सर्कल किया है, अब देख रहे हैं। तो लाल क्या बताता है आपको कि हर रिसेशन में म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में जब पैसा निकलता है तो करीबन -1% ऑफ एवरेज मार्केट कैप जब वो पहुंचता है ना, उसके बाद आउटफ्लोज ठल जाती है और आउटफ्लो नहीं होती है और स्टेबल होती है, और वहां से ही वी शेप रिकवरी ऑफ फ्लोज
वापस शुरू होता है। तो अब के टाइम में देखिए करीबन -1% के लेवल पे पहुंच गया है टोटल आउटफ्लोज। तो अब से बढ़त की एक उम्मीद है इन टर्म्स ऑफ द इक्विटी मार्केट, राइट। तो इंटरनेशनल इक्विटीज में पैसा आने का उम्मीद है। तो देखते हैं तो क्या हुआ था, तो गोल्ड में क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि सेफ हेवन में क्या हो रहा है। तो गोल्ड में देखिए बात ऐसी है कि नीचे वाले देखिए वी शेप्ड रिकवरी, कोविड इंपैक्ट दोनों दिखाया। यानी कोविड के असर के टाइम गोल्ड में पैसा गया 4% रिटर्न, और वी शेप्ड रिकवरी में भी गोल्ड में फिर पैसा जा रहा है। उसको सेफ मानते हैं, फिर भी अभी भी जा रहा है, क्योंकि उतना क्लियर कट वी सबको नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों को अभी सेफ्टी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यूएस डॉलर वीकन हो रहा है, क्योंकि इतने पैसा पंप कर रहे हैं, तो डॉलर वीकन होते ही गोल्ड स्ट्रेंथन होता है। तो गोल्ड का इस वी शेप रिकवरी भी हाथ रहा है करीबन 15% की अपसाइड। एट द सेम टाइम यूएस में डेट मार्केट में फिक्स्ड इनकम जो है, वहां पे देखिए कोविड का इंपैक्ट था, 102 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट का गिरावट, यानी उतना पैसा गया यूएस ट्रेजरी में सेफ्टी के लिए। अब वी शेप्ड रिकवरी के कारण देख रहे हैं कि अब 68 बेसिस पॉइंट आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। यानी क्या हो रहा है, लोग पैसा डेट से निकाल रहे हैं और कहाँ डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड में डाल रहे हैं और थोड़ा बहुत इक्विटी में डाल रहे हैं। तो यूएस में इक्विटीज देखिए, यहाँ पे 3 इंडेक्स मैंने देखा आपको, डाउ जोन्स एक तरफ जो ब्रॉड, मगर हमारी सेंसेक्स की तरह 30 स्टॉक है इसमें, और दूसरा नैस्डैक जो एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, और फिर S&P 500 जो एक ब्रॉड इंडेक्स है। तो यहाँ पे भी देखिए 1 ईयर और 3 ईयर रिटर्न्स में कोविड का इंपैक्ट करीबन 36% रहा तीनों पे, यानी इक्विटी से पैसा बाहर जा रहा था। मगर वी शेप्ड रिकवरी में देखिए डाउ जोन्स की भी 18% रिकवरी है, S&P की 22, पर सबसे ज्यादा रिकवरी नास्डैक की है। तो ये अहम बात है, क्योंकि नास्डैक ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है नास्डैक इंडेक्स में, और आपको पता है इस कोविड के टाइम फ्रेम में वर्क फ्रॉम होम और बाई फ्रॉम होम और घर में बैठे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम में पिक्चर देखना, तो नेचुरली डेटा और इसका कंजम्पशन बढ़ गया है। तो आईटी सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव साबित हो रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इक्विटी में बढ़त आ रही है और उसके अंदर नास्डैक में सबसे ज्यादा बढ़ा। तो अभी इमर्जिंग मार्केट की ओर ध्यान दें, तो इमर्जिंग मार्केट में देखिए पिछले साल यानी कैलेंडर ईयर टू डेट जनवरी से आज तक सभी इमर्जिंग मार्केट से ओवरऑल नेगेटिव फ्लोज रही है। मगर इसको हम अगर ब्रेकअप करके देखे तो पहले 3 महीना कोविड का असर समझिए ज्यादा, तो तब तो सभी मार्केट से जबरदस्त निकला। मगर अप्रैल मई जून में अभी भी कंटिन्यू हुआ आउटफ्लो, मगर एक देश दैट इज भारत में आपको इनफ्लोस सामने दिखी। वो क्यों मैं बाद में बताता हूँ आपको। और लास्ट क्वार्टर यानी जुलाई से अब तक भी देखिए खाली भारत में कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग फ्लो है, और अब कोरिया में थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी देशों में अभी भी नेगेटिव है। मगर नेगेटिव उतना ज्यादा नहीं है जो पहला था, यानी कुछ लोग पैसा डाल रहे हैं, कुछ लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो इमर्जिंग स्टॉक मार्केट में आप देखिए क्या हो रहा है। तो पहले हम 3 देश को देखेंगे, ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स देखेंगे, चीन और इंडिया को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट मार्केट्स होती है। तो गिरावट चीन में बहुत कम हुई, कोविड इंपैक्ट देख रहे हैं खाली 11% की गिरावट, whereas ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट ने 37% और इंडिया में भी 37%। तो कोविड का असर भी, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का टाइम फ्रेम ले रहा हूं, तब की चाइना का ऑलरेडी कोविड से बाहर आने की उम्मीद सामने दिख रही थी, इसलिए उधर गिरावट उतना नहीं हुआ। मगर जो बढ़त है उसमें देखिए कि तीनों का करीबन एक ही तरह बढ़त हुआ है। 1 ईयर रिटर्न में देखिए तो इमर्जिंग मार्केट का 35% बाउंस बैक हुआ है, चीन का 33% और इंडिया का 34%। यानी सभी इमर्जिंग मार्केट में डोमेस्टिक फ्लोज भी हाथ आ रही है, खास करके चीन में। और बाकी इमर्जिंग देश जो एशिया में हैं, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, कोरिया, वहां पे भी सेम असर है, क्योंकि हांगकांग में कोई थोड़ी ट्रबल है चाइना के साथ, तो ये चीज हो रही है। और जापान में भी स्लो डाउन इकोनॉमी है, सिंगापुर तो भयंकर स्लो डाउन में, तो वहां पे उतना रिकवरी नहीं दिखा। मगर साउथ कोरिया जो कि इंडिया जैसी देश है, वहां पे जबरदस्त 40% रिकवरी आपको सामने दिख रहा है। राइट। तो ऐसी हालत में इमर्जिंग मार्केट में बढ़त का कारण ज्यादातर राइट इंडिया के बाद में करते हैं, बाकी इमर्जिंग मार्केट में उनके डोमेस्टिक फ्लोज यानी डोमेस्टिकली वी शेप्ड रिकवरी को डिस्काउंट कर रही है। फॉरेनर आपने देखा अभी तक उनको पूरी कॉन्फिडेंस सभी इमर्जिंग देशों में नहीं आई है, राइट। तो इससे हम इंटरनेशनल स्टोरी को खत्म करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हम इंडिया के ऊपर, राइट। इंडिया में पहली चीज है इकोनॉमिक आउटलुक को देखने के लिए कि क्या है कि हमारे यहाँ पे भी मैसिव जीडीपी की डिक्लाइन की उम्मीद है ना,
क्योंकि 2 साल से ही हमारी इकोनॉमी एक स्लो डाउन में है। तो 2018 में 6%, उसके पहले हम 7-8% की बात कर रहे थे, फिर पिछले साल 4.25 और इस साल -4.5। तो इंडिया क्लियरली एक लॉन्ग टर्म स्लो डाउन की स्थिति में है। मगर हमने लॉकडाउन के जरिए इस डिजीज को कंट्रोल किया, महामारी को, और अब अनलॉक 1, 2, 3 जो कर रहे हैं उससे हमने ज्यादातर इंडिया को हमने प्रोटेक्ट कर दिया इस वायरस से। अब तक की खबर, यानी लाल जो दिख रहा है क्षेत्र वही है आपको कंटेनमेंट जोन, और बाकी हरे निशान में है वो ज्यादातर रूरल इंडिया या भारत आप कह सकते हैं, वहां पे इसका असर उतना नहीं हुआ, और इसलिए रूरल इंडिया बढ़ रही है सबसे आगे कंपेयर टू अर्बन इंडिया। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने भी आत्मनिर्भर प्रोग्राम के जरिए 21 लाख करोड़ का ऐलान किया, जिसमें 8 लाख करोड़ लिक्विडिटी मेजर आरबीआई के थ्रू थे। आरबीआई ने भी 115 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया, और बाकी गवर्नमेंट ने गारंटी और थोड़ा कैश नरेगा या एमएसएमई बिजनेस या एनबीएफसी को लिक्विडिटी देने से कुछ हल करने की कोशिश की। इतना नहीं जितने बाहर एडवांस कंट्रीज ने किया, बट कुछ बहुत हमने भी किया। तो ये चीजों का प्रोग्रेस स्टेटमेंट रिपोर्ट कार्ड देखिए, तो 3 लाख करोड़ की जो लोन एमएसएमई को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसमें करीबन 40% सैंक्शन हो चुके हैं और 21% अभी डिसबर्स भी हो चुके हैं। Whereas एनबीएफसी को जो 45,000 करोड़ का एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम अनाउंस किया था, वहां पे 31% को ऑलरेडी अप्रूव के परचेज हो गया पोर्टफोलियो, और बाकी 60 लाख करोड़ का अभी बात जारी है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मर्स के लिए नाबार्ड के थ्रू 30,000 करोड़ का प्रॉमिस किया था, वहां पे देखिए 83% को डिसबर्स कर दिया। तो रूरल इंडिया में रिलीफ पैकेज भी ज्यादा जल्दी रिलीज हो गई। और एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एमएफआईज के लिए 30,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया, वहां पे भी करीबन 33% ही अब तक डिसबर्स हुआ है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया कि करीबन 62,000 करोड़ का टैक्स के रिफंड का पैसा जो उनके पास पड़ा था उसको भी रिलीज कर दिया, ताकि उतना पैसा लोगों के हाथ में आ पहुंचे। तो ओवरऑल एक मिक्सड बैग है गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेज में, कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत रिलीज हुआ है, बाकी में आधा का आधा ही हुआ है, अभी आने वाले दिन में वो बाकी है ये रिलीज। तो इसलिए गवर्नमेंट भी अपना खर्चा बढ़ा रही है धीरे धीरे ये सब सपोर्ट देने के लिए। और उस खर्चे के कारण पिछले साल की जो 4.5% की फिस्कल डेफिसिट थी, इस साल पहले 3 महीनों में ऑलरेडी 6% तक गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग बढ़ा के इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या ये कोशिश सक्सेसफुल है? हाँ, यहाँ पे भी अब थोड़ी बहुत ग्रीन शूट्स देखने लगे हैं हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में। तो पहली चीज मैंने बताया कि रूरल इंडिया इज बैक इन बिजनेस, तो एविडेंस उसका यहाँ पर है कि खरीफ का सोइंग एरिया 5 जून 12 जून हर हफ्ते हमने ट्रैक किया। देखिए कहते जबरदस्त बढ़त हुई है, सोइंग सीजन का प्रोग्रेस बहुत बढ़िया रहा है। और गवर्नमेंट ने भी अर्ली एमएसपी का भी अनाउंस कर दिया, तो रबी के प्रोक्योरमेंट के साथ खरीफ का भी आपको एक शार्प जंप सोइंग पे दिख रहा है। और पिछले साल के माफिक अगर हर साल की रेट अब कंपेयर करें, करीबन हम लाइफ टाइम हाई इन टर्म्स ऑफ सोइंग एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल एरिया देख रहे हैं, करीबन 75% तक ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। तो डेफिनेटली खरीफ की सोइंग के कारण इस साल का फसल बहुत बढ़िया रहेगा। एट द सेम टाइम रूरल इकोनॉमी की बाउंस बैक, तो रूरल इकोनॉमी के लोगों के हाथ में पैसा, तो खरीदारी किस चीज पे ऊपर दिख रही है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स देखिए, पिछले साल का लाइट ब्लू लाइन में मैंने दिखाया, और इस साल का देखिए एक वी शेप रिकवरी देख रहा है। तो क्योंकि रूरल इंडिया का अच्छा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के कारण मोटरसाइकिल, एंट्री लेवल कार, ट्रैक्टर, इन चीजों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। तो ऑटो सेक्टर रिवाइवल मोड में दिख रहा है थैंक्स टू रूरल इंडिया। तो नेचुरली ये माइग्रेंट लेबर जो अर्बन से रूरल में चले गए, तो गवर्नमेंट ने भी नरेगा का अलोकेशन भी इंक्रीज किया 40%। तो देखिए यहाँ पर लेबर जो जॉब डिमांड कर रही है नरेगा के अंदर, उसका भी सालों साल करीबन 40% की बढ़त। इनफैक्ट ये चीज के कारण आज अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो कोविड महामारी क्राइसिस के पहले थी, वो लेवल पर वापस और पहुंची है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट का उतना डर या बुरा हाल नहीं है जितना की उम्मीद कर रहे थे। तो ये एक पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा सपोर्ट वाली चीज है। और
वी शेप आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ इंडिकेटर्स यहाँ चुना है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हमने बात किया, एयर ट्रैफिक देखिए, कार सेल्स देखिए, पेट्रोल का कंजम्पशन देखिए, गूगल का मोबिलिटी रिपोर्ट देखिए, या एनपीसीआई के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांसफर, सभी आपको एक वी शेप तरीके में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ और इंडिकेटर मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये ग्राफ जो है वहां पे नाम में मैंने लिखा है, और जो लाइन आपको लेफ्ट में दिख रही है वो नेगेटिव लाइन है और राइट में दिख रही है वो पॉजिटिव। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये वी शेप रिकवरी माने ये मत सोचिए कि गिरावट उसके बाद बढ़त, नहीं, ये क्या हो रहा है कि गिरावट और उसके बाद कम गिरावट। क्योंकि ये देखिए हर हेडिंग के पीछे 3 लाइन है, एक मई वाली लाइन, फिर जून वाली लाइन, फिर पिछले हफ्ते वाली लाइन, लेटेस्ट वाली लाइन। तो जो नेगेटिव था वो लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव हो रहा है। तो वी शेप में ये भी आपको समझना चाहिए, जो बहुत खराब था वो अभी कम खराब और कम खराब हो रहा है, तो उसी में वी शेप बन जाती है। उसका अभी पॉजिटिव जाने में कुछ और देर लगेगा। तो ये बात आपको मन में ध्यान में रखना चाहिए। तो इस स्लाइड में जो टाइटल्स मैंने दिखाया उसमें खाली एक ही ऑलरेडी पॉजिटिव में है, वो है टेलीविजन की एड। उसका मैं डिटेल स्लाइड अभी बताऊंगा। और अगले स्लाइड में देखिए, अगेन मोस्ट ऑफ दी हेडिंग्स आपको नेगेटिव में और लेस नेगेटिव बन रहे हैं, मगर बैंक क्रेडिट और बैंक डिपॉजिट जो नीति है वो ही अपना थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं। तो विषय है नहीं सही, बट अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में बहुत से क्षेत्र नहीं आए हैं। तो ये एक कलर बेस्ड समरी तो एक झट से आपको बता सकती है कि क्या इकोनॉमी की हालत कैसी। यानी फरवरी में सभी ग्रीन निशान में थे, यानी अच्छी ग्रोथ। मार्च में देखिए कुछ लाल कुछ येलो, यानी थोड़ी गिरावट कई जगह दिखी। और अप्रैल में पूरा लॉकडाउन प्लस कोविड का असर दिखा, तो मोस्ट ऑफ द थिंग आपको लाल में बने। फिर मई में थोड़ी लाल थोड़ी कम लाल हुई, फिर जून में देखिए येलो एंड ग्रीन, और जुलाई में ज्यादातर येलो एंड ग्रीन ही है। तो ये एक डेवलपमेंट जो हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है इन सभी क्षेत्रों में। उसका डिटेल यहाँ पर नाम है, मैं इंडिविजुअली नाम नहीं लूंगा, मैंने एक कलर कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्स आपको, ताकि आप आसानी से समझ सके इस चीज को, राइट। तो इंडिविजुअल कुछ डिटेल में देखना है। तो गवर्नमेंट की खर्चा की बात करी तो गवर्नमेंट में ई-वे बिल के थ्रू खर्चा होता है ना। तो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में देखिए, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में आपको दोनों में, इंटरस्टेट और इंटरस्टेट में बिल जनरेशन की बढ़त है, यानी साइन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। फिर डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगेन आपको एक वीक दिख रहा है, मानते हैं कि ये बहुत जबरदस्त भी नहीं है, धीरे धीरे, मगर पिछले हफ्ते में लास्ट 7 डेज देखिए वहां पे बढ़त दिख रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है। टीवी एड की पहले मैंने बात की तो जबरदस्त टीवी एड बढ़े, उसके बाद पिछले 2-3 हफ्ते से थोड़ी फ्लैटनेस है और नहीं बढ़ रही है। बस शायद अभी आईपीएल आने वाली है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन वापस बढ़ते हुए भी देखने की उम्मीद है। तो ट्रैफिक कंजेशन अगेन स्लो रिकवरी, शार्प भी नहीं है, स्लो रिकवरी है। इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग, लोग ट्रैवल करते हैं तो टोल पे करते हैं इंटरसिटी में, उसका इमीडिएट बाउंस बैक था क्योंकि लॉकडाउन के बाद इमीडिएटली रिलीज ऑफ बर्थ ने ट्रैवल किया, बट उसके बाद थोड़ी सी स्लो डाउन दिख रही है, राइट। फिर ये कुछ और है, रेलवे गुड्स का अर्निंग डेटा। तो पैसेंजर के थ्रू जो पैसा बन रहा है, अनरिजर्व पैसेंजर को पैसा बन रहा है, गुड्स, पार्सल और ओवरऑल सब में देखिए अभी भी नेगेटिव टेरिटरी है वाई वाई, मगर हर हफ्ते हर महीने में जो चेंज है अप्रैल मई जून 20 जुलाई, तो आप देख रहे हैं कि इधर उसका लेवल ठीक है या फिर नेगेटिविटी कम हो रही है। अभी भी रेलवे गुड्स का वाई पॉजिटिव आने में देर और वक्त लगेगा, राइट। तो फाइनली जो इंडिकेटर मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो है बिजनेस रिजम्पशन का इंडेक्स, नोमुरा करके एक स्टॉक ब्रोकर है वो बनाते हैं इंडेक्स। तो उन्होंने जनवरी में 100 का लेवल ले लिया, तो कोरोना वायरस के कारण ये 68 तक गिर गया था प्री लॉकडाउन की लेवल में। लॉकडाउन के बाद एकदम जबरदस्त आप देखें 47 पे गिरा, फिर लॉकडाउन ईज होते ही ये बिजनेस रिजम्पशन बढ़ते बढ़ते आज 70 की लेवल, यानी प्री लॉकडाउन की लेवल में पहुंच चुकी है। अब उसका जर्नी प्री कोविड क्राइसिस की लेवल तक जाने की उम्मीद है, मगर थोड़ी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है फ्लैटनिंग, ये 70 का लेवल 68-70 पे ही करीबन 3-4 हफ्तों से ये अटक गया है, राइट। तो ऐसी हालत में कोविड को भूल न जाए, क्योंकि जैसे ही हम अनलॉक कर रहे हैं तो नई नई जगह पे कोरोना वायरस की असर दिख रही है, बेंगलुरु में, बिहार में, आंध्रा में, जहाँ पे पहले नहीं था अभी दिख रहा है। तो इसलिए ये भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिख रही है इन टर्म्स ऑफ द केस डबलिंग रेट, जैसे करंट ट्रेंड देखा लाल में, वो इनिशियल रेट से कम है। और
फेटालिटी रेट, लोग जितने लोग मर रहे हैं इस चीज के कारण, वो भी गिर रहा है। तो ओवरऑल कोविड का ट्रेजेडी में थोड़ा साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है, मगर अभी भी साफ साफ क्लियर नहीं है हम इस कोविड क्राइसिस से, राइट। तो इसके कारण इकोनॉमिक इंपैक्ट में मार्केट वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये है उस शेप वी, यानी वी में नंबर में देखना चाहिए तो देखिए -4.5 to 6, और जैसे मैंने पहले ही कहा, ये वर्ल्ड की ग्रोथ रेट जो है 5.4 उससे बेहतर है, और एमर्जिंग मार्केट के अंदर चीना और आसियान के आसपास हमारी भी 6% की रिकवरी है। मगर अब थोड़ा ध्यान हमें ये शॉर्ट टर्म वी शेप रिकवरी से लॉन्गर टर्म स्टोरी के ऊपर 5-10 मिनट सोच के बात करने की जरूरत है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम मार्केट की ओर आने वाले हैं, और मार्केट में जो लोग खरीदारी करते हैं ये सब शॉर्ट टर्म अप्रोच वाले नहीं लोग हैं। म्यूचुअल फंड्स 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम में खरीदारी करते हैं, पेंशन फंड्स 10 साल की टाइम फ्रेम से करते हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स तो 20-30 साल की टाइम। तो उनके लिए लॉन्ग टर्म इंडिया की स्टोरी अगर अच्छी है तो आज पैसा आएगा। तो शॉर्ट टर्म में जो फ्लोस आते हैं वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी की रिकवरी को देखकर आते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमें, ताकि हम भी समझ सके कि बाहर वाले इंडिया में इतना पैसा क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था एफआईए में कि इंडिया में खाली अप्रैल के बाद शुरू हो गई है पॉजिटिव फ्लोज। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे इंडिया के लिए डिमांड साइकिल की चक्कर को छोड़कर स्ट्रक्चरली कुछ एडवांटेज है चीन के माफिक अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि आज चीन ही सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री नेक्स्ट ईयर। तो चीन की जो जबरदस्त ग्रोथ रही है वहां पे उधर असर देखने को मिलने वाला है मीडियम टर्म में। इसका कारण क्या है कि उनकी लेबर सप्लाई गिर रही है। ये लाल वाला लाइन है चीन का लाइन, और ब्लू वाला लाइन इंडिया का लाइन। तो लाल वाला लाइन देखिए 2017 बीच में डॉटेड लाइन है, वहां से उसकी गिरावट शुरू होगी। कारण क्या है, वन फैमिली वन चाइल्ड का पॉलिसी उन्होंने जबरदस्त जो इंप्लीमेंट किया। मगर इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारी जो बढ़त 2050 उस साल तक बढ़ने वाली है, उसके बाद ही हमारा गिरावट, यानी लेबर सप्लाई की स्टेज में हमारे पास 30 साल के लिए भरपूर लेबर की उम्मीद है। किसी भी फॉरेन मैन्युफैक्चर को इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है तो लेबर का कोई शॉर्टेज नहीं होगा। और इसको बिना नंबर में देखे तो ये 2017 जहां पे उनके डाउन ट्रेंड शुरू हुई, वहां से 10 साल का टाइम ले तो करीबन 21 मिलियन लोग चाइना में वर्कफोर्स से बाहर निकल गए हैं, नेगेटिव ग्रोथ है उनका। और हमारा यही 10 साल के टाइम फ्रेम में 116 लोगों की एडिशन हो रही है। और किसी भी देश के माफिक हमारी नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडोनेशिया का जो नजदीक है उसका खाली 19 बिलियन है, यानी हमारा 6 गुना इंडोनेशिया से ज्यादा वर्कफोर्स अवेलेबल है। और ये वर्कफोर्स वो सस्ते में मिल रही है। क्यों? चाइना का पर कैपिटा जीडीपी आज 10,000 के लेवल पे पहुंच चुका है, और इंडिया का अभी भी 2,000, यानी 10,000 से 2,000 कंपैरिजन 5 गुना महंगा है चाइना का लेबर इंडिया के कंपैरिजन में। और अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $60,000 है, यानी अमेरिका के कंपैरिजन में इंडियन लेबर बहुत चीप है। तो मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ आने में वो भी एक बहुत बड़ा हाथ देगा। एट द सेम टाइम हमारी इंग्लिश एजुकेशन, हमारी मेडिकल एजुकेशन, हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की एजुकेशन, फार्मा कंपनीज की, तो ये सब देखें तो हमारे पास बेसिक स्किल्स, मॉडरेट स्किल्स और एडवांस स्किल्स तीनों क्षेत्रों में भरपूर लोगों की सप्लाई है हमें काम करने के लिए। किसी और देश के माफिक हमारे पास बहुत गुना ज्यादा लेबर सप्लाई भी अवेलेबल है। तो ये लेबर की बात को छोड़कर हम ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आए तो मोदी सरकार की जो कामकाज हुई है इतने सालों से, उसके कारण पिछले 5 साल में करीबन 80 रैंक की बढ़त हुई है हमें ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में वर्ल्ड में। यानी 5 साल पहले से आज कंपेयर करें तो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना इतना आसान बन गया है पिछले 5 साल पहले के माफिक कंपैरिजन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंडिया के लिए, जबकि बाकी देश के साथ हम compete करते हैं बिजनेस को यहाँ लाने में। तीसरी चीज जो बहुत बड़ी एडवांटेज अभी बन गई है जो पहले नहीं थी, क्योंकि हमने 35% में हम बहुत महंगा टैक्स रेट रख रहे थे तो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बहुत नेगेटिव था। फिर हमने 25% एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कम करके नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 17% में जो लाए थे, तो सिंगापुर के माफिक हम अभी इक्वल बन गए, बाकी सब देश हमसे ज्यादा टैक्स रेट रख रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल एडवांटेज भी इंडिया के लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। इसके ऊपर हमने
एफडीआई इन्वेस्टमेंट वाले को डिविडेंड पे भी टैक्स वेव कर दिया, क्योंकि डीडीटी को रिमूव कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो भी यहाँ पर जाके कारखाने लगाता है उसकी प्रॉफिट उसके देश में वापस जाने के लिए उसको डिविडेंड का ही इस्तेमाल करने की जरूरत होगी ना। तो वो डिविडेंड लेके जाने में अगर आप टैक्स कटवा रहे हो तो वो एक नेगेटिव बन जाता है उसके लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी फीडबैक लेकर इस बजट में उन्होंने वो भी हटा दिया। उसके अलावा सॉवरेन वेल्थ फंड यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कुवैत इन्वेस्टमेंट, ऐसे वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं और 3 साल के लिए अपना पैसा रखते हैं, तो उनके लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन तीनों को माफ कर दिया। यानी फिनेंशियल अट्रैक्टिवनेस में इंडिया ने बहुत छलांग लगाया है। तो इसके कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फ्लो जबरदस्त बढ़ गई है। तो पिछले 20 साल में देखिए सिंगल डिजिट नंबर से आज पिछले 3-4 साल में 60-70 बिलियन डॉलर के एफडीआई फ्लोज आ रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में करीबन 3.3% ऑफ द वर्ल्ड शेयर हमें मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई फ्लोज। तो ओवरऑल आप देखिए फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, पीपल स्किल की अवेलेबिलिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट को तीनों को जोड़कर देखे तो इंडिया हैज बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबली। फिर भी राइट, इस चीज के बावजूद चाइना में आज कोविड के कारण जो नेगेटिव आया है वो एक जबरदस्त सपोर्ट दे रही है इंडिया में और भी बिजनेस आने के लिए। क्यों? देखिए, कोविड से पहले और कोविड के बाद 44% लोग ने कहा है कि हमारी इच्छा चाइना से बाहर हमारी मैन्युफैक्चरिंग लेके जाने की इंटेंशन और भी बढ़ गई है। राइट, तो ये कोविड ने आके एक सपोर्टिव धक्का दिया है इस चीज में, चाइना वर्सेस इंडिया में। तो कैन अर्जेंसी, जो लोग दिसंबर 18 में कह रहे थे कि हम बाहर निकालेंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, और मार्च में जो कंपेरिजन देखे, जो लोग कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने में मेरे को चाइना से बाहर जाना है, उनकी राइट। तो ये है सेकंड सपोर्टिव। थर्ड सपोर्टिव चीज है कि मैं थोड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से बाहर निकालूंगा, मॉडरेट या ज्यादा। तो देखिए मॉडरेट अमाउंट में और लार्ज अमाउंट में जो शिफ्ट कर रहे हैं वहां पे भी आप देख रही है दिसंबर 18 से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़त हो रहा है। और फाइनली जो लोग वहां के प्लांट है तो उसको ही निकाल के यहाँ लगाए या नई कैपेसिटी क्रिएट करें, उस चीज में नहीं, मैं चाइना में जो कैपेसिटी है उसको छोड़ दूंगा, मैं यहाँ के नया कैपेसिटी बनाऊंगा। यानी इससे सीमेंट, स्टील ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन भी होने वाला है। तो ये चाइना से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है हमारे लिए। फिर भी आज के 2 दिन में लोगों का मानना है कि चाइना का एक्सपोर्ट जो चाइना से बाहर जाएगा करीबन 350 से 550 बिलियन डॉलर होगा। तो समझिए एवरेज में 450 बिलियन रखिए। तो आज वियतनाम अव्वल नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ ग्रैबिंग दैट एक्सपोर्ट। तो करीबन 30% वियतनाम को जाने की उम्मीद है। इंडिया कई गुना पीछे है 70 बिलियन डॉलर में। मगर ये जो स्टेप्स हमने रिसेंटली अनाउंस किए हैं टैक्स के बारे में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब आगे आके शायद सपोर्ट देकर हमें भी नंबर पे पहुंचाने की एक पोटेंशियल हाथ में रख रही है। मगर बात उससे खत्म नहीं हुई। रिलोकेशन के डिसीजन में बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करती हैं कि हम किस देश में जाके रिलोकेट कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों में कुछ इंडिया की सपोर्ट में है, जैसे लो लेबर कॉस्ट है, रिड्यूस्ड ट्रेड वॉर का रिस्क है, मगर लैंड कॉस्ट और पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन एक्सेस, इसमें और भी काम बाकी है। तो इसको सब ठीक करवाने में और थोड़ा वक्त लगेगा, मगर लॉन्गर टर्म के लिए अगले समझिए आपने 1-1.5 साल गवर्नमेंट को दे दिया ये सब ठीक करवाने में, तो उसके बाद डेफिनेटली जबरदस्त इंडिया में चाइना से बिजनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस और ये कैसी कोशिश कर रही है उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं लिख रही है कि कैसे गवर्नमेंट सीरियस है और कैसे फास्ट एक्शन भी ले रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स एक चीज थी जहां पे चाइना मैन्युफैक्चरर था वर्ल्ड में, और इंडिया में अपनी टेक्निकल लेबर के कारण आने की अच्छी उम्मीद थी। तो सितंबर 18 से आप देखें क्या हुआ, जो मोबाइल फोन हम यहाँ पे उनसे खरीदते थे उनकी प्लांट यहाँ आके सेटअप होने लगी, ताकि फिर हमारी इंपोर्ट कम हो गई, लाइट ब्लू लाइट, और वो मोबाइल फोन की कारखाने भी बहुत ज्यादा मोबाइल पर करने लगे ना मैन्युफैक्चर, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए करीबन 30% पर एनम। तो ये एक अच्छी हालत रही थी पिछले 1.5 साल से ही, मगर कोविड ने आके इसके ऊपर एक धक्का दे दिया और तुरंत आप देखिए अपनी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई। तो गवर्नमेंट के लिए एक ये डरावनी वाली चीज थी, तो गवर्नमेंट ने तुरंत
एक महीना पहले एक प्लान अनाउंस किया जिसका नाम है PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। क्या है ये स्कीम? $7 बिलियन तक की खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। कैसे? प्री बिल्ट फैक्ट्री शेड क्लस्टर को बना के सीधे फॉरेन मैन्युफैक्चरर को वहां आके अपना काम शुरू करने की एक सेटअप कर रही है, क्योंकि जो कंपनी चाइना से बाहर देख रही है अपने रिड्यूस करने के लिए कंसंट्रेशन रिस्क, वो इमीडिएटली आ सके। और इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि 5 साल के लिए आपकी जो भी सेल्स, इंक्रीमेंटल सेल्स होती है, उसमें करीबन 4 से 6% हम आपको इंसेंटिव के जरिए दे देंगे। तो बहुत उम्दा स्कीम था, मगर इसका एक शॉर्ट विंडो दिया था बिकॉज गवर्नमेंट को अर्जेंट एक्शन की जरूरत थी। तो 31 जुलाई से ये स्कीम बंद हो गई। तो उसके अंदर एक महीने में करीबन 22 कंपनियों ने एप्लीकेशन फाइल कर दी है। इंटरनेशनल ब्रांड्स है, सैमसंग है, राइजिंग स्टार है, और एप्पल के मैन्युफैक्चरर्स है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। और ये दोनों मिलाकर एप्पल का 37% शेयर और सैमसंग का 22, यानी 60% वर्ल्ड की मोबाइल फोन मार्केट वैल्यू टर्म्स में ये दोनों कंपनियां ओन करती है। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में रहे, आप सोच लीजिए कि कितना जबरदस्त ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बढ़त हो सकती है। और उम्मीद है कि करीबन 11 लाख करोड़ की मोबाइल फोन और कंपोनेंट अगले 5 साल में यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, जिसके कारण करीबन 12 लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। और हमारी वैल्यू एडिशन जो आज 15 से 20% के लेवल में, वो 50% तक बढ़ सकता है। तो ये एक इंडस्ट्री को मैंने चुना आपको दिखाने के लिए कि कैसे गवर्नमेंट भी सुस्ती से एक्ट करके जो डिसीजन लेना है ले रही है, ताकि हम चाइना से बिजनेस जो बाहर जा रहा है उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। राइट? तो इस चीज के अंदर रिफॉर्म्स की मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया कि क्या सब जरूरत है। तो आत्मनिर्भर भारत ने, मोदी सरकार ने और भी एक अच्छी बात करी। एक तरफ 21 लाख करोड़ का उन्होंने कुछ फैसिलिटीज किया इस शॉर्ट टर्म में क्राइसिस से बाहर आने तक, बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया, ये क्राइसिस को वेस्ट नहीं किया और बहुत से रिफॉर्म्स जो पे मैंने लिस्ट किया है उसको घुसा दिया। क्यों मैं घुसा दिया कह रहा हूँ? क्योंकि ये सब बहुत मुश्किल वाले रिफॉर्म है। तो देखिए यहाँ पर वो रिफॉर्म्स का जो है आत्मनिर्भर 5 में जो अनाउंस किया था, तो उसका लिस्टिंग यहाँ पर है। और मैं क्यों कह रहा हूँ घुसा दिया? क्योंकि अगर एक स्लाइड में पूरे रिफॉर्म्स को डाल दें और कहे कि ये आसानी से हो सकता है, ये मुश्किल से हो सकता है, राइट में आसान, लेफ्ट में मुश्किल, और ऊपर हाई इंपैक्ट, यानी ये रिफॉर्म करने से बहुत बढ़िया इंपैक्ट होगा जीडीपी, और जिसमें लो इंपैक्ट। तो इसमें खास चीज क्या है कि जो मोर लाइकली और मोर इंपॉर्टेंट वो जबरदस्त हो जाएगी जल्दी, मगर लेफ्ट में जो है, यानी जो इंपॉर्टेंट है इंपैक्ट उसका ज्यादा है मगर लाइकली लेस है, क्योंकि उसको मेजोरिटी चाहिए, अपोजिशन बहुत ऑब्जेक्ट करेगी। ऐसी चीजों में इस क्राइसिस, महामारी के क्राइसिस के टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट ने ये घुसा दिया, और ऑपोजिशन ने इसको छोड़कर माइग्रेंट लेबर ऐसी बातें के ऊपर वो ऑब्जेक्ट करते रहे, जबकि ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ने गवर्नमेंट ने करा दिया। तो ये बहुत बड़ी प्लस है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया है उसके लिए बहुत पॉजिटिव निकल सकती है। तो एज ए रिजल्ट ये फॉरेन वाले जो इंडिया को देख रहे हैं, लॉन्गर टर्म स्टोरी की बात कर रहा था, तो देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा असर 1992 मैंने लिया है, फिर 16 साल के बाद 2008 और 16 साल के बाद 2024। ये 16 साल के टाइम फ्रेम में वर्ल्ड में जीडीपी का शिफ्ट देखिए। 1992 में इंडिया कहीं नहीं था, चाइना 10वीं नंबर पे था, यूएस अव्वल नंबर पे था। 16 साल के बाद क्या हुआ? यूएस अव्वल नंबर पे कंटिन्यू हुआ, मगर चाइना ने 10 से 3 का छलांग लगा दिया और इंडिया अभी भी कहीं पे नहीं आई। फिर 2008 के बाद अगले 16 साल के टाइम फ्रेम में उम्मीद क्या है कि यूएस 1 से 2 हो जाएगी, चाइना जो 3 में है वो 1 में पहुंचेगी, और इंडिया जो टॉप 10 में ही नहीं है वो तीसरा रैंक पे आ जाएगी। तो छलांग जो देख रहे हैं, तो चाइना ने किया था 1992 से 2008, वो इंडिया कर रहा है 2008 से 2024। तो यही कारण है कि वर्ल्ड के जो एफडीआई और एफआईआई लोग इंडिया के ऊपर दिलचस्पी दिखाकर इतना पैसा ला रहे हैं। उससे हम अभी इकोनॉमी की बात को छोड़कर आगे बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। अभी स्टॉक मार्केट में पहली चीज हम देखेंगे सेक्टोरल परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी अभी इकोनॉमी की डिस्कशन से आपको फर्स्ट इंपैक्ट सेक्टर पे आता है। सेकंड चीज क्यों हम सेक्टर को पहले देख रहे हैं कि कोई भी फंड मैनेजर, चाहे वो एफआई का फंड मैनेजर हो या म्यूचुअल फंड का मैनेजर हो या इंश्योरेंस का हो, तो वो पहले सेक्टर को स्टडी करता है इकोनॉमी के बाद, उसके बाद ही वो कंपनी को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके बाद ही वो चुनता है। तो पहले हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स
और स्टॉक प्राइसेस दोनों को एनालाइज करेंगे। तो ऐसी हालत में हर सेक्टर को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। फिर एक समरी देता हूं, तो यह है बैंकिंग इंडेक्स, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स बहुत से सबसे कॉन्सेंट्रेटेड इंडेक्स है। निफ्टी में करीबन इसका 25% का शेयर है। तो बैंकिंग इंडेक्स की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, और नीचे मैंने पिछले क्वार्टर का अर्निंग्स को दिखाया, क्योंकि इस क्वार्टर की अर्निंग्स अभी शुरू हुई है। तो पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, कोविड महामारी की इंपैक्ट थी, लॉकडाउन की इंपैक्ट थी। तो उससे इस क्वार्टर में भी उम्मीद वही है, क्योंकि इस साल में भी इस क्वार्टर में भी लॉकडाउन चल रहा था और कोविड की असर भी है दिख रही थी। तो ये अर्निंग्स आप देखें तो क्या दिख रहा है आपको, बैंक में लार्ज कैप कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ गई थी, क्योंकि उनको सस्ता पैसा मिल रहा है, मगर लेंडिंग में उन्होंने अपना रेट नहीं कम किया। पर मिड कैप में नेगेटिव था, वाट लगी, स्मॉल कैप में भी नेगेटिव था, और माइक्रो कैप में छोटे मोटे बैंक है। तो ओवरऑल बैंकिंग की हालत लार्ज कैप को छोड़कर बाकी कुछ ज्यादा असर नहीं थी। पर एट द सेम टाइम इम्पैक्ट देखने के लिए देखिए, एक महीने में उसका नेगेटिव है, यानी कोविड का इम्पैक्ट। और वी शेप रिकवरी में देखिए 3 साल के रिटर्न में अभी भी नेगेटिव ही है बैंकिंग इंडेक्स, और 1 साल के रिटर्न में जो 35% नेगेटिव था वो भी 23% पे आ गया, यानी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। पर बैंकिंग का 1 साल या 3 साल वाला नेगेटिव होने का कारण क्या था, कि कोविड महामारी में बैंकों के ऊपर एनपीए का असर बढ़ते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने देखा। तो उस चीज का ही असर आपको इस स्टॉक मार्केट की इंडेक्स में भी दिख रहा है। वो हो गई बैंक की बात। अब आते हैं आईटी और टेक सेक्टर की बात। जो मैंने नास्डैक के बारे में आपसे बात किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडियन आईटी के लिए भी कंप्लीटली हरे निशान में है आईटी की इंडेक्स। और वी शेप रिकवरी भी देखिए, 1 साल का रिटर्न में करीबन 32%, यानी मार्च के गिरावट के बाद जो बाउंस बैक हुई है वो आईटी सेक्टर में करीबन 32% की बाउंस बैक दिख रहा है। और अर्निंग्स पे भी देखिए, लार्ज कैप और मिड कैप आईटी कंपनीज की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, खाली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप आईटी कंपनीज की बिजनेस मॉडल अफेक्ट हो गई है। मगर लास्ट क्वार्टर में ही देखिए आईटी कंपनियों की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, और मार्केट ने भी उसे रिवॉर्ड किया, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक भी बढ़िया है अभी आईटी के लिए इस वर्क फ्रॉम होम और लॉकआउट की स्थिति। अब आते हैं हेल्थ केयर में। ये और एक सेक्टर है जिसका कंटिन्यूअस ग्रीन टेरिटरी में है। यहाँ पे भी देखिए वी शेप्ड रिकवरी में करीबन 65%, मार्च 31 से अगस्त 6 कल तक 65% की बढ़त। तो फार्मा में इतनी पॉजिटिविटी क्यों है, क्योंकि अर्निंग्स में देख रहे हैं तो लार्ज कैप फार्मा कंपनी की अर्निंग नेगेटिव रही, स्मॉल कैप की नेगेटिव, मिड कैप की थोड़ी अच्छी। तो इतना जबरदस्त ये रिटर्न देने का कारण क्या था, कारण ये था कि फार्मा कंपनियों को जैसे ही कोई वैक्सीन या क्योर डिस्कवर होता है, तो उम्मीद यही है कि उसके बल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी कंपनी हो, इसराइली कंपनी हो, रशियन कंपनी हो या इंग्लिश कंपनी हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया में आप पहुंचना है, क्योंकि हमारी जेनेरिक बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किसी और देश के पास नहीं है। तो सभी इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए आउटलुक पॉजिटिव दिख रही है। तो यही है कारण कि इस इंडेक्स ने सबसे बेहतर 65% अपटिक दिखाया मार्च से अगस्त तक। तो अब आते हैं कंजम्पशन स्टोरी। कंजम्पशन में 3 तरह की कंजम्पशन होती है। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल, यानी रेफ्रिजरेटर, एसी, थोड़ी महंगी वाली चीज, यानी और इसको लोग अपना 0% ईएमआई ऐसे बोरोइंग से खरीदते हैं, तो ये थोड़ा हायर रिस्क कंजम्पशन है। ऑटो सेक्टर डेफिनेटली इंटरेस्ट लोन लेके खरीदते हैं, तो ये भी एक हायर रिस्क है। और तीसरे होती है एफएमसीजी, जो होती है बेसिक तेल, अपना सोप, अपनी शैम्पू, यानी डेली इस्तेमाल वाली चीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। यहाँ पे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको डिमांड जारी रहेगा। तो ये तीनों का देखिए क्या हुआ है, 3 महीना और 1 महीने में बाउंस बैक, 6 महीने में नेगेटिव। यानी आप वी शेप रिकवरी की बात करें तो क्या दिख रहा है आपको, मार्च से अगस्त में सबसे बड़ी बेहतर ग्रोथ रही है ऑटो, 52% ऑटो के बाउंस बैक। अभी ये मान लीजिए क्यों, क्योंकि एक तरफ ऑटो का पिछले साल का परफॉर्मेंस इतना खराब रहा कि बेस इफेक्ट बहुत सपोर्टिव रहा, वन। सेकंड, मैंने बताया आपको कि रूरल इंडिया का बाउंस बैक अर्बन से बेहतर हो रहा है। तो रूरल इंडिया में क्या होता है, जैसे ही रबी हार्वेस्ट के कारण कुछ फसल के पैसे हाथ में मिले तो जाके मोटरसाइकिल खरीदेंगे, या एंट्री लेवल कार खरीदेंगे, या फिर ट्रैक्टर खरीदेंगे अपनी फसल को काटने के लिए। तो ये ऑटोमोबाइल का, और आपने इंडिकेटर में भी देखा
कि ऑटो की ग्रोथ का स्टोरी आपने देखा कि बाउंस बैक वी शेप रिकवरी सामने दिख रहा है। तो ये ही मार्केट में भी उसका रिवॉर्ड सामने दिख रहा है। पर कंज्यूमर ड्यूरेबल चाहे एफएमसीजी, वहां पे कुछ 17% का रिकवरी दिख रहा है, क्योंकि क्या है कि वहां पे उतना स्लो डाउन नहीं हुआ था और उतना बढ़त भी नहीं होगा। तो ये शॉर्ट टर्म की आउटलुक की स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्योंकि ये तीनों जो घरे निशान में हैं, वो इसके बावजूद कि पूरी जो कंज्यूमर सेक्टर में लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो या ऑटो में सब लाल निशान में है, यानी नेगेटिव सेल्स ग्रोथ, नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेगेटिव। तो वैल्यूएशन की ओर देखें तो डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव दिख रहा होगा आपको, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव अर्निंग्स, इस क्वार्टर भी इसको नेगेटिव होने की उम्मीद है, मगर फिर भी स्टॉक प्राइस तो बढ़ रहे हैं, ऑटो का 52%। तो क्या है कि मार्केट हर तरफ अपनी इमीडिएट परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी को छोड़कर मीडियम टर्म में आउटलुक किसकी अच्छी है उसको खरीदने की कोशिश करती है, इसलिए आपको वैल्यूएशन में वो उतार चढ़ाव आता है। तो ये ऑटो और कंज्यूमर की स्टोरी मैंने दिखाया आपको। अब आते हैं बाकी के साइक्लिकल सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, रियलिटी, मेटल, पावर, ऑयल एंड गैस। तो यहाँ देखिए मार्च और अब एक्सेप्ट ऑयल एंड गैस इंडेक्स, बाकी सब एक साल का रिटर्न तभी भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है, क्योंकि आउटलुक इंडस्ट्रियल सेक्टर की आउटलुक आपको एफडीआई के लिए वेट करने की जरूरत है, क्योंकि डोमेस्टिक कैपेसिटी कोई भी आज एक्सपैंड नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटी में जो करीबन 77% में थी कुछ साल पहले, आज 69 पे आ गिर चुकी है। तो और उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कैपेसिटी जब बढ़ेगी तभी कैपिटल गुड सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, उनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी। तो आउटलुक अभी तक शॉर्ट टर्म के लिए नॉट वेरी गुड। फिर भी इस रिकवरी में उन्होंने भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया, और सबसे बेहतर पार्टिसिपेशन रहा है मेटल का, जिसका 41% राइज है। और ये राइज का कारण कुछ डोमेस्टिक फैक्टर नहीं है, ये है चाइना की रिकवरी के कारण। मेटल में लंदन मेटल एक्सचेंज में मेटल की दाम बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ही चाइना वापसी दिखाती है उनका मेटल का कंजम्पशन बढ़ता है, तो वो दो दाम एलएमई में दिखता है, वो इंडियन मार्केट में भी उसका असर दिख रहा है। वैसे तो यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड का कुछ ज्यादा उम्मीद इस शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में नहीं है। तो इनकी अर्निंग्स भी आप देखिए पूरे के पूरे लाल निशान में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, मेटल, सब के सब लाल निशान में है, और इस क्वार्टर में भी वही उम्मीद है। तो अर्निंग्स में कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं देख सकते हैं आप, फिर भी थोड़ी बहुत फ्यूचर की उम्मीद रखते थोड़ा बहुत हरा निशान इस सेक्टरल इंडेक्स में आपको दिखा है। अब बाकी के जो है उसमें मैंने सेक्टरल इंडेक्स मैंने लिया नहीं है, खाली उसके अर्निंग्स परफॉर्मेंस और सर्विसेज सेक्टर, सबसे ज्यादा असर पड़ी सर्विसेज के ऊपर लॉकडाउन के कारण। तो ओवरऑल सर्विसेज कंपनी की अर्निंग्स नेगेटिव है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनीज की नेगेटिव है, और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज की अर्निंग भी नेगेटिव है। खाली इसमें एक शाइनिंग लाइट है टेलीकॉम। क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम फ्रेम में आप घर में बैठे नेटफ्लिक्स और ये देख रहे हैं, डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, कंपनियों भी वर्क फ्रॉम होम में डेटा का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है, तो नेचुरली टेलीकॉम के लिए प्रेजेंट भी बढ़िया है और भविष्य भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ऐसी चीज में बाकी के जो सेक्टर्स में थोड़ा ध्यान दें। केमिकल सेक्टर, तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा मिक्स्ड बैग है। टेक्सटाइल्स में पूरी वाट लगी है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, तो एक्सपोर्ट की वर्ल्ड रिसेशन में इसकी भी वाट लगी है। और जनरल मिसलेनियस में मिक्स किया गया है, मगर एक चीज जो अच्छी कर रही है वो फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि रबी क्रॉप की हार्वेस्ट और खरीफ क्रॉप की सोइंग के कारण फर्टिलाइजर की डिमांड जो बढ़ रही है, उसका बेहतर बेनिफिट आपको इन कंपनियों की अर्निंग में दिख रहा है, राइट। तो ओवरऑल आप इंडेक्स को स्टडी करें तो मार्केट डेफिनेटली अक्रॉस द लाइन एक बाउंस बैक दिखा रहा है। खाली ये एक महीने के रिटर्न में देखिए बैंकिंग और साइक्लिकल इंडस्ट्रियल में ज्यादा बढ़त नहीं है। और अगर आप रैंक दे दे, यहाँ पे मैंने कोविड का इम्पैक्ट का रैंक भी दिखाया, तो आप देखिए इसमें क्या है, कोविड के फॉल में लास्ट में एफएमजी की गिरावट बहुत कम रही थी, उसके बाद हेल्थ केयर की गिरावट, और उसके बाद कंज्यूमर, क्योंकि ये यहाँ पे गिरावट की उम्मीद उतनी नहीं थी। मगर बढ़त में देखिए अव्वल नंबर हेल्थ केयर में है, कारण मैंने बताया, दूसरी नंबर ऑटो, उसका कारण भी हमने डिस्कस कर दिया, और तीसरा मेटल, इसका भी मैंने कारण आपको बता दिया। और वर्स्ट परफॉर्मिंग इन द रिकवरी, मान लीजिए कि रिकवरी में सभी हरे निशान पे हैं, बट वर्स्ट परफॉर्मिंग कौन सी है? आपको नंबर 13 में है बैंक इंडेक्स,
फिर आपको आती है रियलिटी कंस्ट्रक्शन, वो है 11, और फिर पावर आपको 12। ये सबको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और 3 साल का रिटर्न भी यहाँ पर है, वही भी सेम रफली आपको दिख रहा है वही। और अब सुंदरम की जो सेक्टर व्यू है इसके ऊपर जो बनती है, मैं आपको दिखाऊं कि ओवरऑल NSE 500 की नंबर ऑफ सेक्टर्स देखे तो उसमें 38% सेक्टरों में जिनका नाम यहाँ पे दिखाया हम पॉजिटिव है, यानी ओवरवेट। तो इसमें दो चीज खास करके हमारी बदलाव जो हुई है वो हुई है आईटी में, जहाँ पे पिछले महीने हम नेगेटिव थे, अंडरवेट, और अब हम पॉजिटिव बन गए। तो आईटी में हमारा व्यू बदल गया है। और दूसरी बात है केमिकल्स में, जहाँ पे हम न्यूट्रल मेंटेन कर रहे थे, आज ओवरवेट में बढ़ गया, बिकॉज चीन से हम केमिकल्स बिजनेस का यहाँ इंडिया में आना की उम्मीद रख रहे हैं। तो हमारी इंडिविजुअल फंड में ये ओवरवेट सेक्टर के अंदर हर फंड मैनेजर अपना ओन व्यू इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हरे निशान बने सभी हरा, कुछ लाल और काले भी है, मगर वो उनके इंडेक्स के कंपैरिजन में मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मिड कैप का मिड कैप इंडेक्स, हाइब्रिड का हाइब्रिड का इंडेक्स। मगर नीचे आइए तो इस महीने में क्या उन्होंने खरीदारी करी या बिक्री करी, उसका आप डिटेल देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि आईटी में हम नेगेटिव होंगे, फिर भी इस महीने में सभी फंड ने आईटी की खरीदारी करी है। जैसे हमारे व्यू का बदलाव हुआ, सभी लोगों ने खरीदारी शुरू की है, वैसा ही केमिकल्स में देखिए भी हरे निशान में हमने खरीदारी शुरू की। तो जैसे व्यू बदलता है हम जाके वो स्टॉक को खरीदते हैं, और नेचुरली बाकी स्टॉक में थोड़ा इधर उधर हुआ है। तो अगले आते हैं न्यूट्रल में, जो ओवरवेट अभी न्यूट्रल। तो 38% ओवरवेट, 32% न्यूट्रल। ये 32% न्यूट्रल में कौन सी है? न्यूट्रल माने आज हम क्लियर नहीं है डायरेक्शन, क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, एक ध्यान से वेट एंड वॉच अप्रोच। तो प्राइवेट बैंक यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आज की आरबीआई पॉलिसी थोड़ी सपोर्टिव थी, तो शायद अगले महीने बदलाव दिखेगा। ऑटो में भी हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले ही साल का नेगेटिव इफेक्ट का असर आज वी शेप पॉजिटिव दिख रहा है, का रियल जेन्युइन रिकवरी दिख रही है। हम थोड़ी वेट एंड वॉच सिचुएशन में। सेम थिंग विद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और बिल्डिंग मटेरियल्स। तो हमारी न्यूट्रल पोजीशनिंग में जो है 1/3 ऑफ द मार्केट में, वहां पे देखिए अगेन फंड मैनेजर का इंडिविजुअल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, कोई हेवीली ओवरवेट है, कोई हेवीली अंडरवेट। और यहाँ नीचे खरीदारी, या ये देखिए जो सबको आपको लाल निशान दिख रहा है वो लाल ज्यादा नहीं है, 0.1 0.2, तो इधर उधर न्यूट्रल का इफेक्ट इधर दिख रहा है। तो अब आते हैं हमारी जो अंडरवेट सेक्टर है, जो हमारी व्यू पॉजिटिव नहीं है आज के दिन में, वो ये है, जिसका है शेयर है करीबन 28% मार्केट के अंदर। तो 28% में हम नेगेटिव है, जो ऑयल एंड गैस है, एनबीएसई है, इंफ्रा है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, मेटल्स है और रियल एस्टेट, राइट। तो इस चीज में अंडरवेट फंड में देखें तो आपको क्लियर कट दिख रहा है। कुछ सभी फंड यहाँ पे, खाली एक फंड ही थोड़ा इंफ्रा में पॉजिटिव है, बाकी सभी फंड नेगेटिव है। और यहाँ पे इस महीने में हमने ज्यादातर बिक्री करी है इस सेक्टर के अंदर स्टॉक्स के, इसलिए आपको लाल निशान दिख रही है। तो ये थी सुंदरम की समरी। और हमारी जो सेक्टरल फंड है, क्योंकि सेक्टर की डिस्कशन है, आप देख रहे हैं कि 3 महीने के अंदर बैंकिंग को छोड़कर सभी में हमने करीबन 15-16% की बाउंस बैक दिखाया है इन सेक्टर में। इवन इंफ्रा जो कि अभी स्लो डाउन में है, अभी फुल। तो वी शेप्ड रिकवरी में देखिए आपको सर्विसेज का 22% का एक साल का रिटर्न में चेंज हुआ है, इंफ्रा का 26%, रूरल का 27% और फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर फंड का 11%। तो यही है सुंदरम की सेक्टर फंड की परफॉर्मेंस। अब हम शिफ्ट करते हैं सेक्टर कैप से मार्केट कैप का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहां पे परफॉर्मेंस कैसे रही है। तो यहाँ पे एक ध्यान आपको 1 मिनट के लिए देना होगा कि वेरियस इंडेक्स जो बेंचमार्क बनते हैं फंड्स के लिए, वहां पे सेक्टरल कॉम्पोजिशन कैसी है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक फंड मैनेजर कुछ भी मैनेज करता है तो उसको ये सेक्टर का ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों मैं बता रहा हूँ, बैंकिंग में नेगेटिव हो सकते हैं हम, पर फिर भी निफ्टी में 24% बैंकिंग है, तो मेरा 20% होगा तो भी मैं अंडरवेट ही मानूंगा ना, मगर फिर भी 20% मेरे पोर्टफोलियो में बैंकिंग है। तो ये ध्यान रखिए, जब हम अंडरवेट ओवरवेट की बात करते हैं वो इंडेक्स से रिलेटिव की बात करते हैं, राइट। तो ये है ओवरऑल मल्टी कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सभी की सेक्टर एलोकेशन, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। तो ऐसी हालत में क्या हुआ है, मार्केट परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप, 6 महीने में सब नेगेटिव रिटर्न थे, तो 3 महीने में अब देखिए पॉजिटिव और 1 महीने में पॉजिटिव। तो ध्यान देने वाली चीज क्या है इसमें? दो चीज, लार्ज कैप की बढ़त और मिड कैप की बढ़त
रफली इक्वल रही है। स्मॉल कैप की बढ़त ज्यादा रही है, 3 महीने में भी 25% और 1 महीने में भी 5%। तो उसका कारण क्या हम स्टडी करते हैं, तो पहले लार्ज कैप का ग्रोथ के पीछे देखने के लिए तो ये वी शेप्ड बाउंस बैक और करेक्शन दोनों यहाँ पे दिखाया, सेम थिंग। 1 साल वाली रिटर्न और 3 साल वाली रिटर्न आपको क्या दिख रहा है, देखिए वी शेप्ड रिकवरी स्मॉल कैप इंडेक्स में 44% सबसे बेहतर, फिर आती है मिड कैप में 35%, फिर लार्ज कैप में 26%, राइट। ये आपको दो डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है 1 साल के रिटर्न में, पर 3 साल के रिटर्न में उतना फर्क नहीं है, करीबन सिमिलर है ग्रोथ विषय, राइट। तो सुंदरम की फंड्स में भी देखिए हमारे फंड सबसे बेहतर 22% 3 महीने का रिटर्न, और वी शेप्ड रिकवरी में भी स्मॉल कैप का हुआ है 38% रिकवरी, और मिड कैप का 15 3 महीने में और 25% 1 ईयर वी शेप्ड रिकवरी, और फोकस का लार्ज कैप में 22%। तो हमारी फंड भी 1 साल और 3 साल में वही मार्केट की जो मूवमेंट है वो हमारी फंड्स भी दिखा रही है। तो इस चीज में मार्केट के ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं, पहले एफआईआई के ऊपर ध्यान देते हैं। तो एफआईआई फ्लोस, जैसे मैंने एक ब्रीफली एक स्लाइड में बताया था आपको कि फाइनेंशियल ईयर टू डेट $6 बिलियन का पैसा एफआईएस ने इंडियन मार्केट में निवेश किया है। पहली क्वार्टर में 4 बिलियन और इस क्वार्टर जुलाई अगस्त के महीने में $2 बिलियन, यानी फॉरेनर्स इंडिया में फेवरेबल आउटलुक रहे। क्यों? क्योंकि जो वी शेप रिकवरी की बात करी और पॉजिटिव लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करी, ये दोनों चीज के कारण फॉरेनर पॉजिटिव फ्लोस ला रहे हैं। और कहाँ ला रहे हैं तो देखना है तो निफ्टी में ज्यादा जाएंगे ना, तो निफ्टी में 25% बैंकिंग में है, 14% सॉफ्टवेयर में, 14% पेट्रोलियम में है। तो ऐसी हालत में ये लार्ज कैप सेक्टर के जो सेक्टर्स है लार्ज कैप के अंदर 91 कंपनियों में अर्निंग्स ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखे तो एक मिक्स्ड बैग है, राइट। जैसे हमने डिटेल में स्टडी किया तो लार्ज कैप के अंदर, क्योंकि एफआई की आंखों से देख रहे हैं, तो पॉजिटिव कौन सा रहा है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। दूसरा पॉजिटिव कौन सा रहा है, आईटी। तीसरा पॉजिटिव कौन सा रहा है, टेलीकॉम। जो बात अभी हमने की थी, जो ये जो पॉजिटिव है उसी के कारण। और बैंक्स की मैंने कहा ना, लार्ज कैप बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, और लार्ज कैप सीमेंट की भी अपने प्रॉफिट बढ़ते हुए देखा, फिर भी सेल्स उनके गिरे और ऑपरेटिंग मार्जिन उनके गिरे, राइट। तो नेचुरली ये जो स्लो डाउन रही थी 2019 का, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ में। तो अर्निंग्स के लिए देखे एफआईएस की आंखों से, ओवरऑल मार्केट में, इंडियन मार्केट में लास्ट ईयर 12% नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ रही है, और उसके अंदर लार्ज कैप का करीबन 5%। मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत और बुरी रही है। इनफैक्ट मार्केट शॉर्ट टू मीडियम में ही एक्सपेक्ट वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये जो लार्ज कैप में पिछले साल क्या देखा आपने, -5% ग्रोथ, मगर अगले साल यानी -5% या 472 to 454 निफ्टी, मैंने वो लार्ज कैप तो टॉप 100 स्टॉक्स है। मगर देखिए कि वी शेप रिकवरी का असर जो एफआईआई एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया में कि अगले ही साल यानी 2021-22 में करीबन 50% की छलांग पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लार्ज कैप में। तो ये कारण एक है कि क्यों एफआईएस इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया की वी शेप्ड रिकवरी में ये पॉजिटिव बाउंस बैक इन लार्ज कैप अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा फेवरेबल करेंसी की आउटलुक, ये क्यों फेवरेबल है, क्योंकि क्रूड प्राइस के गिरावट हमारी रुपी के लिए बहुत पॉजिटिव है। सो $80 से $30 जो क्रूड गिरा, उससे हमारी करंट अकाउंट सरप्लस में चली गई, और रुपी के लिए भी अच्छी न्यूज है। सेकेंड चीज, करीबन लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन रेट 5% है हमारी इकोनॉमी में, पिछले साल में करीबन 6% हुई है, और 3 महीने में बिकॉज एफआईआई फ्लोज और एफडीआई फ्लोज आ रहे हैं, करीबन 1% की अप्रिसिएशन हुई है रुपी में। तो रुपी में उतना डिप्रिसिएशन का आउटलुक नहीं है, ये एक पॉजिटिव है। और तीसरी चीज है, हमारी रिजर्व बैंक के पास करीबन $534 बिलियन का फॉरेन करेंसी रिजर्व है, क्योंकि कोई भी जो नेगेटिव असर आ सकता है करेंसी में, उसको काउंटर करके खरीदारी करने के लिए बहुत पैसा है आरबीआई के पास, खजाना है। तो ये सब चीज के कारण करेंसी की आउटलुक पॉजिटिव है। फिर आते हैं ये वैल्यूएशन की आउटलुक। तो वैल्यूएशन में अगर आप देखें, दो तरह के वैल्यूएशन थे, इंटर से यानी इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट, और हिस्टोरिकल यानी लॉन्ग टर्म एवरेज के साथ कंपैरिजन। तो इंटर से में क्या हो रहा है, ये है इमर्जिंग मार्केट के साथ इंडिया का पी रेशियो, 12 मंथ फॉरवर्ड पी।
तो ये कंटिन्यूअसली आपने देखा पिछले 3-4 साल से ये प्रीमियम पे ही चल रहा है इमर्जिंग मार्केट को, यानी इंडिया ऑलवेज एक डार्लिंग होती है एफआईएस की, और इंडिया के लिए वो प्रीमियम देने के लिए तैयार है। मगर पिछले 2 साल में वो प्रीमियम की भयंकर कटौती हुई, तो करीबन वो 60-70% की प्रीमियम से एकदम 20% की प्रीमियम में गिर गई। यानी हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द प्रीमियम 35% है, उससे नीचे गई। तो इमीडिएटली अब देखिए वो अपटिक आया, क्यों? वापस आके खरीदारी शुरू होगी, विच बेस्ड ऑन विच द प्रीमियम हैज गॉन अप। तो देख रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म प्रीमियम के जरिए जो इंडियन रिलेटिव प्रीमियम इमर्जिंग मार्केट है, तो करेक्शन हुई थी, इसके कारण एफआईएस ने हमारे मार्केट में निवेश किया। एट द सेम टाइम हमारी मार्केट के ही लॉन्ग टर्म पी एवरेज को कंपेयर करें, तो आपको दिख रहा है कि बहुत साल से हम बहुत लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे थे, फिर रिसेंट जो जनवरी टू मार्च में आउटफ्लो हुई, उसके कारण मार्केट के करेक्शन के कारण अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे आए, तो तुरंत पैसा आने लगा। मगर इससे भी मोर इम्पोर्टेंट जो मैं इंडिकेटर आपको बताऊंगा वो है प्राइस टू बुक, जो नीचे वाली है। प्राइस टू बुक उन्हें स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो बता रहा हूँ ये अभी डिस्काउंट में चल रही है, क्योंकि आज डिमांड गिर गई है, तो सभी कंपनियों की कैपेसिटी फालतू में पड़ी है। तो अगर फ्रेश डिमांड आ जाए तो उनको फ्रेश प्रोडक्शन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो इस एंगल में इजीली कॉर्पोरेट इंडिया अपना सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ा सकती है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट या डिप्रेशन कॉस्ट और बढ़ाने की उम्मीद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। एफआईआईस को जब वो इंडिया को देखते हैं तो वो प्राइस टू बुक पे पर ही ध्यान देते हैं। तो एफआईआई फ्लोज लार्जली नेचुरल लार्ज कैप में है, बट हमने देखा कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की बढ़त लार्ज कैप से बेहतर रही है। तो ये एफआईआई का फ्लो शार्प प्राइस इन मिड एंड स्मॉल कैप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो कौन इसको बढ़ा रहा है? क्या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के हाथ है? तो अब आते हैं एफआईआई से हम ध्यान अपने म्यूचुअल फंड, क्योंकि इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी खरीदारी करते हैं, तो उनके ऊपर एक ध्यान देते हैं। तो डोमेस्टिक एमएफ फ्लोज देखें तो एक चीज आपको देख लीजिए कि ये 3 महीनों में, क्योंकि हम अप्रैल मई जून की बात कर रहे हैं ना, बाउंस बैक की बात कर रहे हैं, तो ये 3 महीनों में क्या हुआ है? यहाँ पर ग्रॉस सेल्स हर महीने 16,000 करोड़ मिला है। इसमें से मैंने आर्बिट्राज और ईटीएफ को निकाला है, तो ये प्योर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो 16,000 करोड़, जिसमें से 8,000 करोड़ एसआईपी की बुक रही और 8,000 करोड़ लमसम। तो हर महीने रफली सेम अमाउंट ऑफ फ्लोस मिलते रहे म्यूचुअल फंड को, कोई दिक्कत नहीं। मगर रिडम्पशन देखे तो 12,000 फिर जून में एकदम से करीबन 20,000 रिडम्पशन बढ़ गए, क्योंकि पहले 2 महीने में लॉकडाउन था, ये था, तो लोगों ने ज्यादा रिडीम नहीं किया। जैसे ही अनलॉक हो गया तो लोगों ने पैसे के खर्चे के लिए रिडम्पशन बढ़ा दी, तो उस महीने में नेट फ्लोज एक्चुअली नेगेटिव में बदल गए। ताकि तो 3 महीने में कुल मिलाकर करीबन 4,000 करोड़ ही पॉजिटिव फ्लोज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मिले हैं। और अगर उसमें एसआईपी को हटा दे तो एक्चुअली नेगेटिव ही है। तो लमसम माइनर रिडम्पशन और निकाले तो नेगेटिव ही है। तो अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड को हाथ देने वाली चीज थी ईटीएफ। तो नीचे वाली कॉलम में देखिए, तो 4,000 करोड़ नेट पॉजिटिव था डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, और ईटीएफ का था 8,500 करोड़। तो ईटीएफ पैसा आके म्यूचुअल फंड में आके खरीदारी की मौका दी, तो कुल मिला के करीबन 12,000 करोड़ की इनफ्लो। मगर इसमें एक खास चीज क्या है कि ये 12,000 करोड़ की रफ जो इनफ्लो है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइब्रिड फंड की आउटफ्लो रही है हर महीने। तो वहां पे थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी होता है ना, तो ये 8,000 करोड़ का आउटफ्लो ये नेट फ्लो को 4,000 करोड़ में बदलाया। और यहाँ पे मैंने यूटीएफ को दिखाया तो करीबन 12,000 करोड़ का इनफ्लो। अब म्यूचुअल फंड के पास एयूएम कितना है, उससे भी वो खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में, क्या बता रहा हूं मैं, लार्ज कैप फंड में कितना, मिड स्मॉल कितना। तो यहाँ पे एक चीज खास करके देखिए, तो टोटल इंडस्ट्री में प्योर मिड कैप और प्योर स्मॉल कैप का 8+4 खाली 12% शेयर है एयूएम में, यानी करीबन 1 लाख करोड़ का ही एयूएम है जो ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में। तो ऐसी हालत में अभी लार्ज कैप में थोड़ा स्मॉल कैप खरीदारी, मिड कैप खरीदारी हो सकती है, मल्टी कैप में भी थोड़ी हो सकती है। तो उसको हम ब्रेकआउट करके देखें
तो एंड में लास्ट रो में पढ़िए क्या है, टोटल इंडस्ट्री की 10 लाख करोड़ की एम में 70% आपको लार्ज कैप स्टॉक में ही उन्होंने निवेश किया है, 22% मिड कैप में किया है, 10% स्मॉल कैप में। यह एग्जिस्टिंग एम। क्यों मैं बता रहा हूं कि जो चीज है, तो अब ये एग्जिस्टिंग स्टॉक है म्यूचुअल फंड के पास, और ये राइट साइड में जो नेट सेल्स, अभी यहाँ पे 4000 करोड़ की नेगेटिव है, उसमें इक्विटी का नेगेटिव लिया मैंने, तो नेचुरली 14000, जो 12000 करोड़ की बात करता है 14000, बट उसमें लार्ज कैप 74% है, 18% ही मिड कैप है और 8% ही स्मॉल कैप है। तो समझ लीजिए आप, म्यूचुअल फंड के पास 10 लाख करोड़ की एईएम में खाली 14000 करोड़ ही इनफ्लो आया है, और उस 14000 करोड़ में 75% लार्ज कैप वाले पैसा है। तो ये मार्केट में जो स्मॉल कैप और मिड कैप की बाइंग हुई है, हम म्यूचुअल फंड के कारण नहीं कह सकते। फिर भी 14000 करोड़ था। क्या क्या म्यूचुअल फंड ने क्वार्टर 1 में उन्होंने 40,000 करोड़ की खरीदारी करी, जबकि एफआई ने बेचा, यानी उनकी एग्जिस्टिंग एईएम में जो कैश पड़ा था उसका इस्तेमाल उन्होंने करके खरीदारी कर ली। तो अब ज्यादा उसका कैश बाकी नहीं रहा। अब इस क्वार्टर में जबकि एफआई देश में पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 2000 करोड़ और इस क्वार्टर में 6000 करोड़, तो करीबन 8000 करोड़ की बिक्री। तो म्यूचुअल फंड के पास 14000 करोड़ का कैश रहा, फिर भी उन्होंने मार्केट में खरीदारी नहीं की, उन्होंने मार्केट में बेचा। तो ऐसी हालत में डेफिनेटली स्मॉल कैप और मिड कैप में उनका हाथ नहीं है। मगर ये क्यों उन्होंने बेचा? जब एफआईएस को इंडिया पॉजिटिव लग रहा है, या म्यूचुअल फंड मैनेजर को क्यों नेगेटिव लग रहा है? क्योंकि एक तरफ वैल्यूएशन बढ़ रही है ना, बट उनकी आउटलुक रही कि ये क्वार्टर वाली अर्निंग्स कैसी होने वाली है, फंडामेंटल फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं म्यूचुअल फंड। तो देख लीजिए, ये लास्ट क्वार्टर का अर्निंग अगर आप देखें, क्योंकि उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगले क्वार्टर का, तो ओवरऑल मार्केट में लास्ट क्वार्टर में 46% मार्केट का नेगेटिव अर्निंग्स, और उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में स्प्लिट करे तो हालत क्या है? लार्ज कैप में 26% की नेगेटिव ग्रोथ, मिड कैप में 58% की नेगेटिव ग्रोथ, और स्मॉल कैप में 170% की नेगेटिव। तो नेचुरली आउटलुक क्वार्टर 1 के लिए भी खराब है। अभी तक जो 311 कंपनियों ने रिजल्ट अनाउंस किया है, उन कंपनियों की असर के कारण ओवरऑल मार्केट में आज 22% नेगेटिव ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में। उसमें लार्ज कैप का 25 नेगेटिव है, मिड कैप के में अभी तक कुछ 44 कंपनी ने रिपोर्ट किया है, तो वहां का थोड़ा पॉजिटिव है, मगर स्मॉल कैप में 37%। इसलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर जो फंडामेंटल्स को डिपेंड करते हैं, उनको कुछ सिग्नल नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 40,000 करोड़ जनवरी फरवरी मार्च में खरीदारी कर डाली। अब और भी खरीदारी करने के लिए उन्हें अभी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये नंबर, ये आंकड़े कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो domestic MS behavior also does not explain the sharp rise in mid and small cap. तो क्या है explanation कि mid and small cap index में इतना rise दिखाया? ये है लॉकडाउन का असर। लॉकडाउन में मीडियम HNI और HNI लोग घर में बैठे हुए हॉर्स रेसिंग में गैम्बल नहीं कर पा रहे हैं, 3 पत्ती भी नहीं खेल पा रहे हैं, तो आगे स्टॉक मार्केट में अपना गैम्बलिंग शुरू करने। तो ये देखिए कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की, 1 साल पहले उनके कितने कस्टमर थे, अब कितने कस्टमर है? जीरोधा का 1 मिलियन से कम था, आज 2 मिलियन के करीब है, दुगना। पैसा कैपिटल का 11 लाख से 55 लाख। क्यों बता रहा हूँ? ये सब लोग क्या कर रहे हैं? आज स्टॉक मार्केट में जाके पैसा, टाइम है बहुत हाथ में, CNBC आवाज, जी बिजनेस, रोड स्टॉक की टिप दे रहे हैं। और क्या टिप देते हैं वो लोग? BTST, STBT, BTST क्या? बाय टुडे सेल टुमारो, STBT सेल टुडे बाय टुमारो। तो ये ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव वाला पैसा, तो ये वाले जो लोग हैं इनको कहते हैं रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स। ये अभी भयंकर तरीके, करीबन 2 लाख डीमैट अकाउंट खुल गए हैं इस 2 महीने में। तो ये सब आके आज कुछ स्टॉक 52 वीक लो में है, खरीदो, कुछ 104 वीक लो में है, खरीदो। तो इनकी खरीदारी कहां पे जा रही है? देखिए,
ये सब पेनी स्टॉक्स है जिनका बढ़त 5 गुने से 7 गुने तक मल्टीप्लायर हुआ है 2 महीने में। मल्टीप्लायर, परसेंटेज ग्रोथ की बात छोड़िए, चाहिए हॉट केक होंगे या हॉट पोटैटो, फ्यूचर ही जाने। अगर ये लोग आके जो खरीदारी कर रहे हैं, पार्टली ये पैसा ईटीएफ में जो दिखा था आपको 8,000 करोड़ का इनफ्लो, पार्टली कुछ सेफ वाले लोग ने ईटीएफ में भी डाला है, मगर ज्यादा लोग यहाँ पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐसी स्टॉक्स में और जनरल मिड एंड स्मॉल कैप में, उनकी खरीदारी के कारण ही ये मार्केट में ये रैली हुई है मिड एंड स्मॉल कैप में। ये कितना सस्टेनेबल होगा आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सस्टेनेबल है। वी शेप रिकवरी, थोड़ी स्लो डाउन भी दिख रही है कुछ वी शेप इकोनॉमी में, और उसके अलावा उनको भी पता है कि ये स्टॉक्स सब जो बढ़ रहे हैं उनको उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर पोर्टफोलियो में कुछ एक आध स्टॉक पड़ा तो उसका भी वैल्यू बढ़ गया, मगर ओवरऑल उनको कुछ कॉन्फिडेंस सामने नहीं है कि खरीदारी करें। तो इसके कारण ब्रोकिंग हाउसेस की इनकम देखिए कैसे बढ़ गई है, राइट। ऐसी चीज में, राइट, स्टॉक मार्केट समरी करने के लिए एक वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद है। स्ट्रॉन्ग एफआईआई फ्लोज भी है, स्ट्रॉन्ग ईटीएफ के फ्लोज भी है, और स्ट्रॉन्ग रिटेल डायरेक्ट इक्विटी के इनफ्लोज है। तो ऐसी चीज में हमारे फंड्स में भी आप परफॉर्मेंस देखें 3 महीने में ओवरऑल, मैंने इंडिविजुअली सबको डिस्कस किया तो ओवरऑल रैंकिंग दे दे तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इस वी शेप रिकवरी में हमारी स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि जो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है कुछ रॉबिनहुड इन्वेस्टर उसको भी खरीद रहे हैं तो वो भी बढ़ रही है। और दूसरा नंबर है हमारी लार्ज कैप इंडेक्स फंड, फिर तीसरा नंबर है हमारी रूरल और कंजम्पशन फंड, और चौथा नंबर है इसमें हमारी टैक्स सेवर की फंड। तो ये सब थोड़ी जो रिस्क वाली सेक्टर्स है वो बढ़ने के कारण हमारे फंड में भी उसका असर दिख रहा है। और ये 3 साल वाला जो रिटर्न का ब्रेकअप है वो भी मैं दिखा रहा हूँ हमारे फंड्स के बारे में। तो अब ये मार्केट की परफॉर्मेंस के कारण वैल्यूएशन में क्या हुआ है और एक मीडियम टर्म आउटलुक कैसे दिख रहा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए। तो ऐसी हालत में आप देखिए क्या हुआ है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो दिसंबर 17 की जो पी रेशियो है वो मार्केट की पीक की पी रेशियो है, राइट। और करंट जो लिखा है वो अभी इस महीने एंडिंग में जुलाई 31 की। तो ऐसी चीज में देखिए लार्ज कैप का इंडेक्स 17.8 से 19 यानी 1.2 उसकी बढ़ा, इंडेक्स की वैल्यूएशन बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उस दिन दिसंबर 17 में जो उम्मीद थी लार्ज कैप की अर्निंग्स वो अभी घट गई है 1.4%, फिर भी इंडेक्स 7% बढ़ा है तब के आज के दिन में। तो इसलिए वैल्यूएशन लार्ज कैप की उस मार्केट के पीक से और भी बढ़ गई, इसलिए लार्ज कैप थोड़ी एक्सपेंसिव लगने की हालत में आ रही है। मिड कैप इंडेक्स में 24 पी में थी, मगर अर्निंग्स भी 10% आउटलुक बढ़ गई है तब से आज कंपैरिजन में, फिर भी इंडेक्स में 21% की गिरावट। तो नेचुरली वैल्यूएशन भी आज 24 से 16, 8 अंक नीचे है। और स्मॉल कैप में 20 में था, वहां पे अर्निंग्स भी आउटलुक भी घट गई है क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन में है, तो 15% की नेगेटिव अर्निंग्स, और इंडेक्स भी उसके साथ 26% करेक्शन हुआ तो उनकी वैल्यूएशन भी 4% गिर गई। तो ऐसी हालत में आज फॉरवर्ड पी में आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स का करीबन 16% डिस्काउंट में चल रहा है लार्ज कैप के साथ, और स्मॉल कैप का 17%। तो ये डिस्काउंट जो चल रही थी वो थोड़ी कम हुई है और ज्यादा थी, इसलिए ये खरीदारी जो मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई है उसकी खरीद थोड़ा कम हुआ है, फिर भी और रूम है कि रीजनेबल लग रही है वैल्यूएशन। स्पेशली आप 2022 की वी शेप रिकवरी की बात करें तो आपको सीधे दिख रहा है कि फॉरवर्ड पी लार्ज कैप का अगर 2 साल का फॉरवर्ड निकालें तो करीबन 16.5 पे है, मिड कैप का 14 पे है, और स्मॉल कैप का भी 14 पे है। यानी मिड और स्मॉल कैप की अर्निंग्स थोड़ी वैल्यूएशन डिसेंट लग रही है एक मीडियम टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म में नहीं मीडियम टर्म में। तो ऐसी हालत में जो एवरेज वैल्यूएशन की रेशियो देखो वही दिखा रहा है कि आपको लार्ज कैप थोड़ी महंगी दिख रही है और मिड एंड स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के करीब है। और वो जो मैंने बताया था आपको प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक जो फॉरेनर मेंटेन करते हैं, आपको दिख रहा है कि पी रेशियो मिड कैप का अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे है और प्राइस टू बुक भी नीचे है। स्मॉल कैप का रिसेंट बढ़त के कारण स्मॉल कैप का लॉन्ग टर्म एवरेज में ही है, मगर स्मॉल कैप में प्राइस टू बुक थोड़ी डिस्काउंट में ही है। तो ये है रिलेटिव वैल्यूएशंस। तो फ्यूचर देखने के लिए ये वी शेप रिकवरी बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज है मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए।
क्यों? ओनली जब इकोनॉमिक साइकिल ऊपर बढ़ती है तब मिड एंड स्मॉल कैप्स बेटर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये है सेंसेक्स की, सेंसेक्स मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स यानी बीएसई वाले इंडिसेस। तो 4 साइकिल रहे, पहले साइकिल डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, यानी 2003 to 8 अच्छी साइकिल, 8 से 13 बुरी साइकिल, फिर 13 से 17 साइकिल अच्छी चली, फिर 17 से नीचे अभी साइकिल नीचे गई है। तो देखिए जो वर्चुअस साइकिल, अच्छी साइकिल तो 13 से 17 हुई थी, वहां पे देखिए सेंसेक्स का 12% बढ़त, मिड कैप का 29% बढ़त और स्मॉल कैप का 33% बढ़त। यानी जब साइकिल अच्छी चलती है तो स्मॉल कैप डज बेटर देन मिड कैप, डज बेटर देन लार्ज कैप। मगर विशियस साइकिल, जो बुरी साइकिल आई, तब देखिए एकदम पलट, लार्ज कैप ने फिर भी 4% पॉजिटिव रिटर्न दिया है डाउन टर्न में भी। क्यों? क्योंकि एफआई का पैसा उतना आके उसको सपोर्ट कर रहा था। मगर मिड कैप और स्मॉल कैप ने 10% और 14% की गिरावट, यानी जब मिड कैप स्मॉल कैप डू बेटर इन अप साइकिल बट वर्स इन डाउन साइकिल। अब ऊपर ग्राफ पे देखिए थोड़ा एक अपटिक दिख रहा है। कुछ लोग का समझ ये है कि शायद यह नया वर्चुअल साइकिल हुआ है, अभी बहुत अर्ली डेज है, बहुत जल्दी हम इसका डेफिनेशन नहीं ले सकते, मगर ये सस्टेन हुआ तो डेफिनेटली आपको मीडियम टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिख सकती है। तो निफ्टी के इंडेक्सेस भी ऐसे ही एक ट्रेंड दिखा रहे हैं। और इसलिए अब आते हैं हम मार्केट की परफॉर्मेंस से आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, एसेट एलोकेशन कैसे होनी चाहिए। तो पहली चीज, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट का केस, क्योंकि शॉर्ट टर्म बाउंस बैक में जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड का हाथ नहीं था, तो उन्होंने भी भरपूर पार्टिसिपेट नहीं किया वी शेप्ड रिकवरी में। तो बहुत से लोग के मन में डाउट भी होगा कि क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। बिल्कुल। क्यों मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक फुल साइकिल को देखें तो साइकिल के अंदर देखिए, एक वर्चुअल साइकिल में लार्ज कैप फंड, मैं हमारी फंड को लेके ये एग्जांपल तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ इससे। तो 15% फोकस की बढ़त रही तो निफ्टी की बढ़त 13%, यानी अप टर्न में 2% बेटर और डाउन टर्न में उसने भी प्रोटेक्ट किया, निफ्टी भी 2% प्रोटेक्शन। तो सेम थिंग रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस देखिए, और फंड मैनेजर का चेंज हुआ था 2016 में, तो तब से देखिए कि एवरेज रिटर्न लीजिए, मैक्सिमम रिटर्न लीजिए या लॉस लीजिए, मैक्सिमम लॉस, सभी में बेंचमार्क से बेहतर 1 साल में, 2 साल में और 3 साल में। 2 साल में उनके एवरेज करीबन इंडेक्स के करीब रही है, मगर ओवरऑल देख रहे हैं उसकी आउट परफॉर्मेंस रही है बेंचमार्क के साथ। तो एक रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस से दिखा रहा हूँ, एक साइक्लिकल एनालिसिस। तो ये रोलिंग रिटर्न्स में और एक चीज है कि कितनी बार उसने इंडेक्स को बीट किया है। तो शॉर्ट टर्म में लार्ज कैप को चैलेंज होती है, कभी रिलायंस का स्टॉक बढ़ता है तो 10% से ज्यादा कोई फंड मैनेजर नहीं ले सकता है, और कभी ईटीएफ आके सभी स्टॉक खरीदते तो वो भी सभी स्टॉक को नहीं खरीदेगा, फंडामेंटल अप्रोच। तो 1 ईयर 2 ईयर में 57-44% टाइम उसने इंडेक्स को बीट किया, मगर 3 साल आते ही 90%, 3 साल के रिटर्न में 90% टाइम उसने इंडेक्स को बीट किया है। और पॉजिटिव रिटर्न्स देने के टेरिटरी में करीबन 79 वर्सेस 81, और 2-3 साल में देखिए 97 वर्सेस 91। तो जैसे ही आपका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा हो तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड आपको अल्फा डिलीवर करने की शक्ति है, इवन इन द लार्ज कैप जहां पे बहुत मुश्किल होता है ये डिलीवर करना अल्फा, राइट। और इन्फ्लेशन बीटिंग में भी देखिए 54 वर्सेस 52 इन अ 3 ईयर टाइम फ्रेम। वेयर मिड कैप में देखिए आप, मिड कैप में वर्चुअल साइकिल में 34% रिटर्न दिया, जबकि इंडेक्स ने दिया 28%। और डाउन टर्न में इंडेक्स का 11 गिरावट, इसका 12, मानते हैं कि थोड़ा खराब रहा है, मगर करीब उसी लेवल पे रहा। और अगर आप रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो बीटिंग इंडेक्स देखिए, 3 साल में 77% ऑफ द टाइम उसने इंडेक्स को बीट किया, 5 साल में 95 और 10 साल के टाइम फ्रेम में 100%। और अगर आप पॉजिटिव रिटर्न की बात करें या बीटिंग इन्फ्लेशन की बात करें, हर टाइम फ्रेम में 3, 5, 10 में उसने इंडेक्स में बेटर ही परफॉर्म। यानी आप अगर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की सोचते हैं तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स आपको वैल्यू ऐड करती है। और रोलिंग रिटर्न्स में एवरेज रिटर्न की बात करें, मैक्सिमम गेन की बात करें या मैक्सिमम लॉस की बात करें, सभी में उसने इंडेक्स से बेहतर परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट किया। तो सेम स्टोरी मैं स्मॉल कैप के बारे में भी करूंगा कि 39% अप ड्यूरिंग द अप साइकिल, 30% बेंचमार्क ने दिया, 9% एक्स्ट्रा रिटर्न। और डाउन साइकिल में इसकी गिरावट 18%, बट बेंचमार्क की गिरावट 21%, अगेन बेटर परफॉर्मेंस।
और अगेन रोलिंग रिटर्न्स में देखिए एवरेज, मैक्स गेन, मैक्स लॉस में सभी 3 साल, 5 साल, 10 साल में उसने इंडेक्स से बेहतर अल्फा ऐड किया है। और 81% 3 साल में उसने बेंचमार्क को बीट किया और 5 साल में ही 100% टाइम उसने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न दिया है। और वेदर इट इज पॉजिटिव रिटर्न और बीटिंग इन्फ्लेशन, हर टाइम फ्रेम में उसने इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स दिलवाए हैं। तो फंड मैनेजर की केस मैंने आपको बना दिया है। तो इस केस से आपको एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी है तो रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो फिर भी उसको मैं दो चीज कहूंगा। एक, आपको 5 साल का होराइजन रखना चाहिए कैपिटल वेल्थ क्रिएशन बनाना है तो, क्योंकि अगले 1 साल में आपको डेफिनेटली वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, क्योंकि एक तरफ ये कोरोना वायरस की महामारी बढ़ेगी गिरेगी, बढ़ेगी गिरेगी, वो एक वॉलेटिलिटी, दूसरी अमेरिकन इलेक्शन है, तीसरी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी में भी सर्टेनिटी क्लियरली नहीं आएगी। तो 5 ईयर होराइजन रखना बहुत जरूरी है आज के दिन में, इवन फॉर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 1 साल 1.5 साल तक मैं वॉलेटिलिटी देख रहा हूँ मार्केट में, तो तब आप सेफ्टी की ओर प्ले करना चाहिए। और जैसे ही आपको वी शेप रिकवरी की कॉन्फिडेंस आती है, एक मजबूती दिखती है वो ग्रोथ ट्रेंड में, तब आपको रिस्क को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। मैं यहाँ पे 1 साल लिखा है, वो 9 महीने से 18 महीने तक आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो आज मैं कहूंगा कि 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करो, और 1 साल के बाद उसको मिड एंड स्मॉल कैप को बढ़ाने के लिए तैयार रहो। मगर जब आप स्टॉक चुनते हैं तो आप चूज कीजिए ऐसी फंड जिसका कंसंट्रेशन उस सेक्टर में पक्का हो। और क्योंकि मिड कैप आप डिसाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एंड में फंड मैनेजर क्या डिसाइड करता है, क्योंकि हमारी फंड में देखिए लार्ज कैप फंड में 85% लार्ज कैप है, मिड कैप फंड में 67 + 13 80% मिड और स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप में करीबन 100% मिड और स्मॉल कैप में है। तो वो क्लैरिटी भी आपको पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, ये एक चीज है। सेकेंड चीज, अगर कोई अग्रेसिव इन्वेस्ट कहता है नहीं नहीं भैया सेक्टरल डिस्कशन इतना किया आपने, क्यों ना मैं सेक्टर में निवेश करूं, मैं तो अग्रेसिव हूँ। तो सेक्टरल में भी ये सेम दो चीज, यानी 5 साल का होराइजन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों की है। और इसलिए मैंने कहा है कि आज अगर डालें आप तो बैंकिंग, आईटी, फार्मा और थोड़ा कंजम्पशन एफएमसीजी आपको सेफ है। और सर्विसेज, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंफ्रा, ये सब थोड़ी साइक्लिकल है। तो आज वो अपने ऐसा पोर्टफोलियो 50-45 रखना है, और 1 साल के बाद आप अपना रिस्क कैपेसिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। और यहाँ पे भी ये फंड में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अलोकेशन आपको स्टडी करने की जरूरत है। जैसे सर्विसेज में 60% लार्ज कैप है, कंजम्पशन रूरल हमारी सेक्टरल फंड में 50% लार्ज कैप है, बाकी मिड एंड स्मॉल है। तो ये दोनों बैलेंस्ड पोजीशनिंग है। और इंफ्रा में तो एक्सट्रीम रिस्क पोर्टफोलियो है, तो उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि करीबन 70% मिड और स्मॉल कैप में है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लार्ज कैप बैंक्स और फाइनेंशियल को प्ले कर रहे हैं, तो 80% लार्ज कैप। तो ये कैप कर्व का समझदारी भी आपको जरूरी है जब आप चुनते हैं सेक्टरल फंड्स को। और अब अगर आप कहते हैं मैं एग्रेसिव नहीं हूं, मैं मॉडरेट इन्वेस्टर हूं, तो मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि आप फंड मैनेजर के पास एसेट को छोड़िए और आप मल्टी कैप फंड में ही निवेश कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें कैटेगरी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है जहाँ पे स्मॉल कैप बहुत कम होता है, और मल्टी कैप जहाँ पे थोड़ा स्मॉल कैप भी लेते हैं, और अदर डाइवर्सिफाइड फंड्स भी है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि कैप को बदले और सेक्टर एलोकेशन को भी बदले। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी में एग्रेसिवनेस को अपने आप करने की सोच रहा हूं, तो यहाँ पे फंड मैनेजर कर देगा, और आपको टैक्सेशन का भी डर नहीं है। क्योंकि अगर उधर 1 साल के अंदर आपको शिफ्ट करने की एक मोहरत आएगी, तो आप सोचेंगे कि मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी मल्टी कैप फंड में वही कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी फंड्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो देखिए हमारी भी सुंदरम के जो फंड्स है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी, सब में हम आज सेफ्टी प्ले कर रहे हैं। 60-80% हम लार्ज कैप में रख रहे हैं, और थोड़ा बाकी ही हम मिड एंड स्मॉल कैप में। बट ये बदलने के लिए हम तैयार हैं। जैसे ही हमें कॉन्फिडेंस आती है कि वी शेप रिकवरी जारी है और कुछ दिन के लिए टिकेगा, तब हम अपना पोर्टफोलियो में रिस्क को ऐड करने के लिए रेडी है। तो ऐसी सोच, बहुत फ्लेक्सिबल वाली सोच इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जिसको वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है, तो मैं कहूंगा कि आज आप हाइब्रिड में ही रहिए। क्योंकि जो भी डेट कॉम्पोनेंट होता है, इक्विटी हाइब्रिड में 30% डेट होता है, डेट ओरिएंटेड में 70% डेट होता है।
तो आपकी रिस्क कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर आप हाइब्रिड में ही रहिए, क्योंकि ये जो डेट का कंपोनेंट होता है वो जीरो नहीं होता है इसमें, तो डेफिनेटली वो आपको वॉलेटिलिटी से बचाएगा। रिटर्न भी आप थोड़ा खोएंगे बट पूरा नहीं ना, वॉलेटिलिटी से बचाएगा। और यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जो इक्विटी कंपोनेंट है वो फ्लेक्सी कैप होती है, यानी फंड मैनेजर उधर भी थोड़ा कम रिस्क आज और ज्यादा रिस्क टुमारो ले सकता है आपकी भलाई के लिए, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए। तो हमारी भी जो ऐसी फंड है उसको आर्बिट्राज को छोड़ दीजिए, तो इक्विटी हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज और इक्विटी सेट क्या होता है, तो 30-30-30, तो 37% लार्ज कैप में है पूरा, फिर 30% आर्बिट्राज में है और बाकी 30% डेट और मार्जिन में है। इक्विटी हाइब्रिड में देखिए 55% लार्ज कैप में है और बैलेंस एडवांटेज में 60% लार्ज कैप। तो आज एक सेफ्टी का प्ले चालू है, जैसे ही आपको फ्यूचर बदलते हुए दिखेगी तो ऑटोमेटिकली उसमें थोड़ा रिस्क भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे फंड मैनेजर। तो थैंक यू, इससे मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस प्रेजेंटेशन को। थैंक यू वेरी वेरी मच भाइयों, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ और बहुत जल्द अगले वेबिनार में मिलते हैं। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.